आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर। नया टॉपिक आपका सैलरी। जितना आप लोगों का हो गया एक बार के लिए, क्लासेस आपके पास आपके ग्रुप में आ चुकी हैं। वैसे आपको ऐप डाउनलोड करवाऊंगा, उसके अंदर आपके पास रहेंगी। बाकी लेक्चर्स भी आपको सारे कहाँ से मिलेंगे? ऐप पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी, धीरे सर आपको कोड भेज देंगे ग्रुप में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। प्रॉपर सिस्टम आपको फॉलो अप करवा दूंगा। आज का टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ बच्चों ने नया ज्वाइन किया है तो नए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है? दूसरा सेकंड हेड ऑफ इनकम। सरकार के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5। नंबर 1 सैलरी, हम थोड़ा बहुत सीख चुके। मेन डीए, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल, आरएफए, हाउस रेंट, काफी बातें आपने ऐसी ऐसी करी जिसमें आपको सैलरी रिलेटेड ही सुनने को मिला। आज टॉपिक बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात यह है कि पुराने चैप्टर से, पुराने इनकम टैक्स से हमारा कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल नई बातें होंगी, नई चीज करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल भाषा में पढ़ते वक्त दिमाग एक रहे, जैसे सैलरी में दिमाग में रहता था सर कि एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय की बातें हो रही है। एक लोग बंदा नौकरी कर रहा है, एक बंदा मालिक है, वो उसको क्या देता है? सैलरी, जो आप नॉर्मल भाषा में जानते हैं तनख्वाह। सैलरी के चक्कर में उसको अलावा कुछ अलाउंसेस देता था और कुछ पर्क्स, ये वर्ड चलते थे हमारे पास। बीच में आपने कभी बात करी रेजिडेंशियल स्टेटस, वो अलग बातें हैं। आप इंडिया के नागरिक हो या नहीं हो, अभी मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं आपसे। क्लियर हो गया? आज मतलब ये है कि पहला मीनिंग हाउस प्रॉपर्टी क्या, जो लोग पंचकुला, चंडीगढ़, बड़े शहरों में, ट्राई सिटी, बाहर अपने घर क्या देके बैठे हैं? रेंट पे, किराए पे। पहला क्वेश्चन ये था सर, कौन अपना पर्सन ये चाहेगा कि मैं सरकार को क्यों बताऊं, या सरकार को क्या सपना आ रहा है कि मेरे घर के ऊपर 2 फ्लोर है, कि मैंने दोनों फ्लोर किराए पे दिए हुए हैं? सरकार को कुछ नहीं पता। पहली बात, कोई रिकॉर्ड नहीं जा रहा आपका, कोई म्यूनिसपैलिटी से रिकॉर्ड नहीं जा रहा कि जहां जी हमें डेटा भेजो किन किन के 2-2 फ्लोर्स हैं तो हम उनको चेक करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पहली बात। फिर सर हम कर क्यों रहे हैं? पहला कारण, नंबर 1 सोर्स व्हाइट मनी, 1 नंबर का पैसा। एग्जाम्पल, मैंने किराएदार रखा, मेरी एग्जाम्पल ही आ जाइए। मेरे ओनर नीचे ही बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मैं उनको कहा जी रेंट पे चाहिए फ्लोर, कहते ले लीजिए। मैं कहा रेंट कैसे लेंगे? कहते बाय चेक। अब कर लो बात। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर चाहे कैश में निपट जाएगी, मैं बच्चों से फीस कैश मंगा दिया करूं और कैश में ही पे कर दिया करूं, कोई इनकम टैक्स के पास बैंक की डिटेल जाएगी नहीं। पर मेरे ओनर ने पहले ही बोल दिया मुझे जो चेक चाहिए, चाहे पेमेंट कम है पेमेंट ज्यादा है, तो कैसे चाहिए? बाय चेक चाहिए। अब वो उल्टा बात है, वरना उसको बोलना चाहिए भाई साहब मैं जो रेंट लूंगा किस में लूंगा? कैश में लूंगा। वो उल्टा बोल रहा है मुझे किस में चाहिए? मुझे चेक में। अब मैं जितने का भी चेक देता हूं, मान लो 50,000 महीने का, साल का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 लाख रुपए रेंटल इनकम है। लीगली, लीगली कागजों में जो मैं बाय चेक उसको दे रहा हूँ, किसकी? मेरे ओनर की। और नीचे इसके हेयर कटिंग का शोरूम है, आप जानते हैं ग्लेनजॉन, उसका नाना करते हैं 70-80 हजार होगा। अगर मेरा 50 है, उसका तो ज्यादा होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर भी है, बेसमेंट भी साथ में है। 80,000 इंटू 12 कर लीजिए, 9,60,000 फिक्स्ड इनकम। तभी मेरे ऑनर ने जीएसटी नंबर ले रखा है। कारण क्यों? उसको पूरे साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा क्या मिलता है? रेंट इनकम। जीएसटी नंबर के लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज। नॉलेज के लिए बता दूं, गुड्स के लिए 40 लाख है। कि देखो सर गुड्स तो 40 लाख होगी, वो 40 लाख हुई है लिमिट, वो किसके लिए है? गुड्स, दुकानदार। सर्विस सेक्टर का मैं अगर जीएसटी नंबर लूंगा, मेरे लिए लिमिट क्या देखी जाएगी? 20 लाख। अगर 20 लाख मैं क्रॉस करता हूं तो मुझे जीएसटी नंबर देना पड़ेगा और आपकी फीस के ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अभी नहीं कर रहे, बट अभी जो है ठीक है। और जीएसटी भी सीधा 18% है, कोई 4-5% नहीं है कि छोटे मोटे में काम चल जाए, सीधा 18%। और मेरी जेब में कुछ नहीं आना, क्योंकि वो आपसे लेके किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। अपनी जेब में कुछ नहीं है उसके अंदर कि आप कहें जी जीएसटी ले लो फायदेमंद है, अपने लिए फायदेमंद ही नहीं है। तो ये इनकम टैक्स में कैसे पता चलेगा हाउस प्रॉपर्टी का क्या सीन है? तो शुरू करते हैं, पहले पॉइंट से आइएगा। सेक्शन इसके टॉप पे नोट करिएगा, 22 से 27। सेक्शन 22 से कहां तक लगेंगे? 27 तक। ओनली 6 सेक्शंस आर हेल्ड ऑन इट। 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये 6 सेक्शन है इसके अंदर। कभी मैं गलती से बोल दूं सेक्शन 25 या सेक्शन 24, अब मुझे बिना कहीं मुझे रेक्टिफाई कर सकते हैं, सर ये आप हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। मैं तुझे कैसे पता? मैंने तो सिंपल यही बोला कि सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सर 24 किसके बीच में आता है? 22 से 27 के बीच में। और 22 से 27 के बीच में जो भी बात होगी वो कहां होगी? हाउस प्रॉपर्टी में। ये थोड़ा क्लियर कट फंडा बन जाता है। मैं कहूं सेक्शन 22, ये तो सर चार्जिंग सेक्शन हो गया। चार्जिंग मतलब जो पावर देता है। हर सेक्शन का पहला, हर चैप्टर का पहला सेक्शन कौन सा है? चार्जिंग। सैलरी में कौन से थे? 15, 16, 17। तो चार्जिंग कौन था? 15, जिसने ये कहा जहां कोई भी एमोल्यूमेंट्स पेड होंगे इंप्लॉयर द्वारा, किसको?
एम्प्लॉय को, या जहां रिलेशनशिप होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वहां कुछ भी पैसा दिया जाएगा क्या होगा, टैक्सेबल, अंडर द हेड क्या, सैलरी। अब आज की बात सुनते हैं इसने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, अंडरलाइन पेन पेंसिल से करते जाइएगा, बड़ा छोटा नोट्स है, और इस नोट्स के अंदर एक चैप्टर के नोट्स नहीं है, मैंने 2 चैप्टर के नोट्स इकट्ठे करे हैं। पहले 4 पेज मतलब डबल कर लेंगे तो 8 हाउस प्रॉपर्टी के हैं, और अगले से एक हेडिंग मिल गया होगा, क्या लिखा हुआ है चेक करना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मेरा ट्रेंड भी यही रहेगा आपके साथ, पहला सैलरी हेड खत्म, हाउस प्रॉपर्टी दूसरा खत्म, तीसरा छोटा चैप्टर कौन सा कर देंगे, अदर सोर्स, वो भी खत्म। यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर, और आना ही आना है पेपर में 15 नंबर का, कुछ भी हो जाए, थ्योरी आ जाए तब भी ठीक, न्यूमेरिकल आ गई तो पक्का सही, टेंशन ना लो। और वो भी छोटा सा ही लॉ था, मैंने स्कैन कर दिया, और लास्ट पेज आपकी बुक का उठाया हुआ चेक करो, बिल्कुल लास्ट पेज दिख रहा है, फॉन्ट आपकी बुक का लिए, और इसलिए लिए अब आपको अपनी बुक खोलने की जरूरत नहीं अदर सोर्स के लिए, लॉ के लिए खोलनी नहीं बुक, यहाँ से हमें कहते ठीक है बंद कर देते हैं, जाजी वापस करते हैं गंभीर को, नहीं मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा मतलब खोलने का मतलब क्वेश्चन करने हैं वहां से अपन, लॉ नहीं, लॉ एक चीज पेंडिंग थी और लास्ट पेज में अमेंड कर दिया आपके साथ, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन है, कुछ 5 नंबर का कंसेप्ट आता है थ्योरी में, आप वो भी ले लिया। मतलब पहली बार इतनी हाई क्लास मेहनत करी जा रही है कि कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, आपका पेपर ईच एंड एवरी कवर्ड होगा, और पहला ही पेपर इनकम टैक्स का, सबसे बड़ी बात, फिर सोचने की बात ही नहीं कि पता नहीं कौन सा होएगा कौन सा नहीं होएगा, ये हमेशा होता है पहला ही, इधर से भी और 6th सेम से भी पहले ही अपना इनकम टैक्स, पहले ही मैं फ्री होता हूँ, ज्यादा हो जाता है वैसे, तो पेपर देख के पता चलता है कैसा क्या कैसा नहीं। तो उस अकॉर्डिंगली ये 2 चैप्टर की आपकी पीडीएफ है, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। स्टिल 2 चैप्टर्स आपके पेंडिंग रह जाएंगे, पीजीबीपी बड़ा है एंड कैपिटल गेन, वो आप आराम से करेंगे, जो टारगेट था आपका उसी अकॉर्डिंग पैटर्न पे चलने वाली हैं। इन दिनों टारगेट है 4 लेक्चर्स का, आज अपना फर्स्ट लेक्चर है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड मे बी कोई हॉलीडे आ जाए बीच में, तब 4 लेक्चर्स में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ऐसे ही अगले 3-4 लेक्चर्स में अदर सोर्स खत्म, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर ही, जब नोट्स इतने के ज्यादा बड़े हैं ही नहीं है, कहीं सैलरी का इतना नोट्स है 9 पेज, ये 2 चैप्टरों के 9 पेज हैं, और भी मैंने मैक्सिमम लिए हैं, कम नहीं छोड़ी। इसके अलावा आपको कहीं से भी ABC पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सर शुरू करते हैं। सेक्शन 22 फर्स्ट चार्जिंग सेक्शन, ध्यान सुनिएगा, रेंटल इनकम ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है, क्या सर, एनुअल समझते हैं, साल की वैल्यू, अब रेंटल हर महीने थोड़ा टैक्स करेंगे, पूरे साल बाद ही बात करेंगे आपसे वही चीज। इस टैक्सेबल अंडर द हेड क्या लिखा हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ टू फॉलोइंग 2 कंडीशंस क्या होती हैं, सेटिस्फाइड। नंबर 1 तब टैक्स करूंगा, अदरवाइज टैक्स नहीं करूंगा, दोनों कंडीशनें क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड। नंबर 1 देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, पहला मेरा डाउट, वहां पे घर होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन हाउस प्रॉपर्टी, वो बात करेंगे। नंबर 2 असेसी समझते हैं, जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं, जैसे मेरा घर है, मैं पूछ रहा हूं क्या ये घर टैक्सेबल होगा नहीं होगा, तो असेसी कैसे, शुड बी क्या होना चाहिए, ऑनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। बच्चा कहता है इसमें क्या खास बात है, ऑनर ही तो होगा, मैं क्या क्यों, ये भी तो हो सकता है, एक वर्ड सुना सबलेट, सुना कि नहीं सुना, पहले बताओ, सबलेट। मैंने अपने ऑनर से जब ये रेंट पे जगह ली, उसने पहले पूछा क्या काम करोगे, मैं कहा जी इंस्टीट्यूट और सीए का ऑफिस है, डीड बनी उसमें लिखवाया, ये कल को कोई और काम ना करे, कारण क्यों, अगर मैं उसको कहता जी आप मुझे ये जगह किराए पे दे दो, कहता डन सर, आपको किराए पे दे दी, अगले नहीं पूछा मुझे, मैंने 50,000 पेमेंट, मैं कितना कराया, कहते 50,000 में डन, 50,000 डन किया, मैंने इस फ्लोर के 60 फीट का ये फ्लोर है, 10-10 फुट के 6 कमरे बना दिए, और हर कमरा किस पे दे दिया, कैबिन्स जिसको बोलते हैं रेंट पे, एक कैबिन 12,000 का, 6 कैबिन कितने के दे दिए, 72, जबकि मैंने खुद आगे प्रॉपर्टी क्या ली थी, किराए पे। क्या मेरी वो इनकम जो मुझे आएगा साल का, हर महीने का, वैसे तो 12 × 6 कैबिन का कितना हुआ, 72,000, आप तो कमा के निकल गए। ओनर को कितना दिया, 50,000, अपने को कितना आता है 72, बैठे बैठाए महीने का 22,000 रुपए तो आप कमा रहे हैं, साल का मोटा मोटी कर लीजिए आप लोग, 2.5-3 लाख, 2.5 रुपए हो गया, 2.5 लाख रुपए आप कमा रहे हैं। क्या ये मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, नहीं, दिस इज अ सबलेटिंग, दिस इज अ अदर सोर्स, क्योंकि दूसरी कंडीशन टूट गई, आप उस घर के ऑनर नहीं है। अगले एग्जांपल, 10 सेक्टर में कोई कोठी खाली पड़ी थी, मैंने एक रेंट पे ले ली, मैंने उसका पीजी बना दिया, पीजी बना के 10 कमरे छोटे छोटे से, आपको पता है पीजी का हाल क्या होता है, कबूतरों तरह कमरे देते हैं बेचारे, छोटे छोटे से, यहीं रह ठीक है, छोटे छोटे कमरे बना दिए, 10 कमरे बना दिए, 8-8 हजार रुपए आम पीजी का चल रहा है, चंडीगढ़ तो 15-15 हजार का बुरा हाल है, मिलता नहीं फिर भी, 12-12 हजार, अब 10 कमरे 12,000, 1,20,000, मुझे हार्डली कोठी कितने की बड़ी होगी, 30,000, 40, चलो कमर्शियल देके अगले नहीं 50 बोल दिया होगा,
आपको तो फिर भी कमा रहे हैं 50,000 पर। क्या मेरी वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? नेवर भी। मैं तो खुद किराए पे लेके कर रहा हूँ, तो मेरा वो क्या बन चुका, बिजनेस एक तरह का। मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, तो चीजें रेंट पे लेता हूँ, आगे रेंट पे देता हूँ। वो मेरी हेडेक, मैं कैसे उसको टैकल करता हूँ कैसे नहीं, तो मैं इस सेक्शन में लाइक नहीं कर पाऊंगा दोबारा। नंबर 1, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 2, आप उस प्रॉपर्टी के क्या होने चाहिए, ऑनर। अदरवाइज आप इस सेक्शन में लाए नहीं करेंगे। आगे पढ़िए। हाउस प्रॉपर्टी मींस, थोड़ा हिंट दिया, बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। ये क्यों कहा गया लैंड और बिल्डिंग? बिल्डिंग तो आप जानते ही हैं, ये बिल्डिंग ही तो है, खाली जमीन थोड़ी है। और पंचकुला में आपने कुछ घर देखे होंगे मेरे हिसाब से, या खाली प्लॉट देखे होंगे, बिल्कुल खाली नहीं देखे होंगे। देखिए गवर्नमेंट ने, हाँ जी बिल्कुल सही, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल्कुल मनाही की हुई है, बिल्कुल खाली प्लॉट नहीं होगा। 25% टोटल एरिया का क्या होना चाहिए, ऑक्युपाइड। 25%, 100 गज का प्लॉट मैंने ऐसे सोचा यहाँ सस्ता मिल रहा था ले लिया, पर वो खाली नहीं छोड़ सकता मैं। खाली मतलब वहां पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। होता है बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट। जैसे हम कहते हैं कोई खेत बोलते हैं हम लोग, फार्म, एकड़ जमीन बोलते हैं, वहां उन्होंने मोटर रूम बनाया होता है जहां इक्विपमेंट्स वगैरह वो अपने रख सकते हैं, कुछ भी, एज अ स्टोर रूम बोल लीजिए, एज अ इलेक्ट्रिसिटी रूम बोल लीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, पर खाली जमीनी मतलब जमीन के ऊपर कुछ भी ऐसा पार्ट अगर बना हुआ है तो वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी। ये नहीं आप कह सकते, जैसे आपने मोस्टली देखा होगा वहां पे प्लॉट्स में रहता कौन है, कोई अच्छा बंदा तो रहेगा नहीं 25% एरिया में, तो वहां मोस्टली अमीर लोगों ने जिनके पास पैसे पड़े हैं किनको रहने को दिया हुआ है, अपनी मेड, अपने धोबी, कोई ऐसे बंदे जो प्रेस वाला वहां पे रहते हैं, उनको क्या होता है, एक तो केयर टेकर समझते हैं, एक तो उसकी रखवाली रहेगी, चलो वो वहां पे काम करते रहेंगे, उनको ना रेंट मिलता रहेगा, जब अपने घर में कभी काम करवाना है, कभी मेड की नीड है, कभी जवाब नहीं देंगे। और मेड का चक्कर आप जानती हैं, बड़ा खतरनाक चक्कर, तो दोबारा बात नहीं करेंगे, हाँ आप समझते हैं, ठीक है ना। तो उस चक्कर में आप कहते हैं भाई तू यही रह अपना फ्लैट, अगली भी टोर, मैं 200 गज में रहती हूँ, छोटी मोटी बात थोड़ी है पंचकुला में। तो क्यों मोस्टली लोगों ने खाली नहीं छोड़ सकते, वहां रेंट पे दे दिए, तो लैंड का पार्ट जो भी बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आया टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर टाइप का मतलब क्या हुआ, चेक करिए, 2 दिए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा, सब लिखा पड़ा है। एलओपी नीचे पढ़ लीजिए, लेट आउट प्रॉपर्टी, और नीचे ही आप आते होंगे, पौड़ियां चढ़ते होंगे तो बाहर ही बोर्ड पे लगे हुए टू लेट टू लेट टू लेट, वो किराए के लिए खाली है, तो लेट आउट प्रॉपर्टीज। दूसरा, जिस घर में आप रहती हैं, दैट इज योर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। मेरा घर जहां मैं रहता हूं, आप अपने घर में रहती हैं, दैट्स इज एसओपी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। फिर सर चक्कर क्या है, चक्कर सुनिए। अगर तो आप लोग का डीम्ड क्लियर है जी, आप क्या करते हैं, एलओपी किराए पे देते हैं, फिर तो बात ही खत्म हुई। तो वो प्रॉपर्टी ऑलवेज क्या होगी, जल्दी बोलो, टैक्सेबल, तो फिर फिक्स्ड हो गया। आपने पक्का बोल रखा है जी मैं तो घर किराए पे देता हूँ, अच्छी बात है, दो, कौन मना कर रहा है, किराए पे दोगे, जो रेंट आएगा इंटू 12 कर लेना, पूरे साल का चाहिए मुझे, जो भी होगा आपकी इनकम मानी जाएगी। बड़े ध्यान सुनना, जो एसओपी होगा वहां पे 2 बातें होंगी, एसओपी फॉर, जल्दी बोलो, रेजिडेंस चार्ट बना पड़ा है, और एसओपी फॉर, ये भी तो हो सकता है घर के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, मोस्टली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपको बताया था, सीएस मोस्टली कहाँ बैठे हैं, घर के अंदर, एडवोकेट्स कहाँ बैठे हैं, घर के अंदर, तो वो अपने अंदर बिजनेस कर रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उसकी बात करेगा पीजीबीपी, याद है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चैप्टर है हमारे पास, वो उसकी बात करेगा, मैं बात नहीं करूंगा। अगर आप रहते हैं तो यहाँ सरकार ने एक मजेदार पॉइंट बोला, 2SOP ये अमेंडमेंट है, आप लिख लीजिए वर्ड अमेंडमेंट। सरकार ने अब आपको 2 घर क्या कर दिए, माफ। 2SOP, अब कॉमन सेंस है, आप 2 घरों में तो रहती नहीं होंगी, जैसे वो 2 कार वाला कंसेप्ट, एक कार में रहती होंगी, फिर भी सरकार ने यहाँ पे जानते हुए भी 2 घर क्या कर दिए, माफ। पहले यहाँ पे एक घर माफ होता था, एक घर माफ होता था, अब सरकार ने कितने घर कर दिए, 2, कि आज के टाइम पे ऑनर के पास 2 घर हो सकते हैं, जैसे मेरा घर एक यहाँ पे पंचकुला, एक समाना में पटियाला पास, मेरे नाम पे होना चाहिए, बट तभी बात चलेगी ना, अगर मम्मा के नाम पे फिर क्या, वो तो अलग ऐसी है, वो अलग पर्सन है, मैं अलग पर्सन हूं, मेरे नाम पे अगर 2 घर भी हैं, क्योंकि देखा जाए कॉमन सेंस है, मैं दोनों घरों में तो रहता नहीं, यहाँ जी आप कभी अपना क्या पता चलता है जी, शाम यहाँ कल वहां है, तो तू रहता कहाँ पे, इतना कौन सा काम कर करता है, काम तेरा पढ़ाने का, तो पढ़ाता कैसे होगा भाई, सोचने वाली बात है। देखो जी मेरा घर है यहाँ है गोवा में, क्या पता चलता है मूड बन गया, इसके बाद 6 बजे निकल जाए, है ना, गोवा निकल जाए, दिमाग खराब है, ऐसे निकल जाएगा। तो कॉमन सेंस की बातें हैं, सरकार कहती है कोई चक्कर,
2 घर माफ करने पड़े, उसका कारण बताऊंगा, बड़ा कॉमन कारण है। जब सरकार ने ये मुश्किलें देखी लोगों की लाइफ में, क्या कि आज के टाइम पे 2 घर होना कोई शान की बात नहीं कह सकते, समटाइम मजबूरी बन जाता है। कारण क्यों? ड्यू टू जॉब, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अब आपका बेसिक घर होम टाउन जहां रहती हैं, अब आप, मैं यहाँ रहता हूँ सिंपल, जो मैंने यहाँ पे घर क्यों लिया? अब जब काम काज यहाँ करना है तो यहाँ तो घर चाहिए चाहिए। रेंट पे बैठे हैं, कब तक रेंट पे रहेंगे? और रेंट पे रहेंगे, उससे अच्छा तो आप रेंट की जगह किस्त इंस्टॉलमेंट पे कर लीजिए, चीज तो अपनी हो जाएगी। रेंट देके चीज फिर अपनी नहीं है। तो मैंने यहाँ इसलिए घर लिया कि मेरा बिजनेस यहाँ पे है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। पर वहां पहले पहले वहां रहते थे, तब पढ़ते थे, तब पता नहीं था बिजनेस कहाँ करना है। तो 2 घर होना कोई बड़ी बात नहीं। तो सरकार पहले क्या करती थी, अगर किसी बंदे के पास 1 से ज्यादा घर था तो 1 घर को माफ करती थी, और 1 घर को क्या वर्ड बोलती थी, यहाँ पे लिखा हुआ है DLOP, फुल फॉर्म डीम्ड टू बी लेट आउट। हम मान लेंगे वो घर आपका किस पे है? किराए पे। आप कहते हैं सर जब मैं कह रहा हूँ किराए पे नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ किराए पे नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? डीम्ड। हम मान लेंगे, बट अब सरकार ने मना कर दिया, इफ यू हैव 2 हाउसेस ऑन हिज ओन नेम देन देयर इज अ नॉट टैक्स। तो सारी इनकम क्या है आपकी? माफ है। अगला केस है ये, मोर देन 2 SOP, जल्दी बोलना। अगर आपके पास 2 घर से ज्यादा है, 3 घर है, एग्जाम्पल में रखिए चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मान लीजिए पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली, तो सरकार कहती 2 SOP आपकी क्या है? एग्जाम। और जो रिमेनिंग बची, रिमेनिंग 3 4 क्या बची, उसको हम क्या मान लेंगे? DLOP, डीम्ड। बट एक फायदा आपका फिर करगी सरकार जाते जाते, क्या कि आपसे पूछेंगे आप कौन से घर में रहते हो, हम नहीं धक्का करेंगे। अब देखो इतना कॉमन सेंस आपके पास भी आंसर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मेरी 3 प्रॉपर्टीज हैं, पंचकुला, चंडीगढ़ या दिल्ली, सबसे कम रेंट कहाँ होगा? पंचकुला। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पर सरकार ने ये मेरा बेनिफिट किया। अगर सरकार चाहती कि तुझे पता है, हम 1 मिनट में पता करा सकते हैं तू कहाँ रहता है, कि तू पंचकुला रहता है, मैं कहा हाँ जी आप पता करा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बिग डील नहीं है इसके अंदर। पर सरकार कहती हम ऐसी बातों में नहीं फंसे, आप जहां मर्जी रहिए सैल जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपके 2 घर, अगर मेरे पास 3 घर है, वही बोल रहा हूँ, 3 घर है, पंचकुला, चंडीगढ़ और कौन सा? दिल्ली। हम कोई कोई 2 घर जो आप बताओगे, जो आप बताओगे वो हम क्या कर देंगे? जल्दी बोलो। एग्जम्प्ट। और तीसरे वाले को धक्के से, धक्का बोल रहा हूं मैं, वो डीम्ड क्या मान लेंगे? किराए पे, लेट आउट। चाहे वो खाली है, मैं पहले बोल रहा हूं, चाहे वो खाली है, मैं दिखा भी दूं, फोटो खींच के भेज दूं, ये खाली है। अब जब बोल दिया भाई 3 घर हैं तो 2 माफ है, तीसरा धक्के से क्या मान लीजिएगा? डीम टू बी लेट आउट। अब सरकार, आप कॉमन सेंस मुझे लगा के बताइएगा, अब कौन से 2 घर कहोगे सरकार को जहां मैं रहता हूँ? एक दिल्ली वाला जहां सबसे ज्यादा रेंट है, दूसरा चंडीगढ़ वाला, जबकि आप रहते कहां पे हैं? पंचकुला। ये प्लस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट सरकार ने आपको दिया कि हम किंतु परंतु नहीं करेंगे। सबको पता है सरकार, कोई चक्कर नहीं, 2 घर तेरी मर्जी के, जो तू बोलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेंट जहां होगा वहां आपको एग्जम्प्ट करा लिया। जहां सबसे कम रेंट, देखो टैक्स जब देना ही है तो फिर वहां देते हैं जहां इनकम थोड़ी कम। क्लियर हो गया? तो यहां सरकार ने पॉइंट रखा, दोबारा से आ जाइए, 3 पॉइंट है, LOP, SOP, DLOP। SOP माफ है, SOP में रहेंगे तो माफ है। बिजनेस करेंगे, मैं यहां बात नहीं करूंगा कि चैप्टर चल रहा है हाउस प्रॉपर्टी, PG भी बात करेगा। LOP टैक्सेबल, डे 1 से टैक्सेबल। मैं क्या जी मेरे पास 2 घर है खुद के, माफ है। मैं क्या 2 से ज्यादा है? कोई 2, एनी 2 यू हैव, हम उसको क्या करेंगे? एग्जाम। तू बताएगा, वो तू बताएगा, मैं नहीं पूछूंगा तुझसे। तीसरा हम डीम्ड क्या मान लेंगे? टैक्सेबल। एक बच्चे का डाउट आया था, सर ऐसे कैसे टैक्सेबल मान लेंगे, उनको क्या पता है वहां रेंट क्या चल रहा है, यार क्या बातें कर रहे हो। अभी मैं अभी वही बात करने वाला हूँ, फेयर रेंट, म्युनिसिपैलिटी रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। अब मैं आपको यहाँ का बताऊंगी जी क्या रेंट चल रहा है, क्या पता नहीं कर सकते क्या रेंट चल रहा है? हद होगी, मैं ऐसे कह दूं ये तो 10 रुपए पे किराए पे है, अच्छा ये कल को मुझे तो आते 15 रुपए, ये ऐसा कुछ है तो बता, ऐसे हो सकता है क्या? बताइए, मैं कोई नया कल को एप्पल का फोन ले आऊं, आपको ज्यादा पता कुछ चल रहा है, मैं कहा ये तो बस ऐसे ही मिल गया 2000 रुपए में, अच्छा कोई चुरंगी बुढ़ी से निकला याद हो गया है, ये कहां से आ गया 5000 का 2000 का? हमें पता है लाख रुपए का, किसको नहीं पता बताइए? ये इसलिए क्यों करा गया कि लोग कहते हैं जी फ्री गिफ्ट्स। सरकार ने यहाँ पे एक वर्ड बोला हुआ बड़ा प्यारा मार्केट में, फेयर मार्केट वैल्यू। इस ज्यादा दूर ना चाहिए, आप नहीं बता रहे ना, मैं नीचे आके भी पता कर लेता हूँ, नीचे आके भी पता कर लेंगे साथ वाले का, हाँ भाई तेरी बिल्डिंग भी किराए पे है, कितना रेंट है? कहता 35, चाहे कम बोल दे पर 35 भी तो अमाउंट है, हमें टैक्स तो मिलना शुरू होगा। तो डीम्ड लेट आउट, ये डाउट आ जाता है बच्चे के माइंड में, ये कैसे सरकार निकालेगी? सरकार को क्या पता उस जगह का रेट, क्यों नहीं पता सर? एवरीथिंग हमें रिकॉर्ड में पड़ा है, म्यूनिसिपैलिटी का रिकॉर्ड क्या चल रहा है, शहर का, पॉपुलेशन का, हर चीज अपने पास है।
तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है आपके चैप्टर की। डन हो गया। अब अगला पॉइंट पड़ेगा, ये है अमेंडमेंट। फाइनेंस एक्ट 2019 में आई थी और आपको पढ़ के मुझे लगता है मजा आएगा अगर लाइन समझ आई तो, क्योंकि ये अमेंडमेंट बहुत बढ़िया है और रियल एस्टेट वालों के लिए है, बिल्डर्स के लिए, जो लोग फ्लैट्स बना के बेचते हैं और जरूरी थी उनके लिए लेके आनी। पढ़ो क्यों, बहुत अच्छा पॉइंट है, रीड करना, दृष्टि करना, रीड वेयर द, थोड़ा लाउडली अंडरलाइन करो, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब दिमाग लगाओ, स्टॉक इन ट्रेड तो उन लोगों के लिए होगी, अपने लिए तो हाउस प्रॉपर्टी घर है भाई, अपने लिए तो रियल एस्टेट एक घर है, ये हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब समझते हैं, गुड्स, और गुड्स तो उन लोगों के लिए होगा जिनका ये क्या होगा, अपने लिए तो गुड्स है नहीं, आपके लिए तो घर आपका एसेट है। गुड्स किन के लिए होगा, जिनका बिजनेस है। तो मैं बोल सकता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर वालों के लिए क्या आई थी अमेंडमेंट। क्यों आई थी, सरकार ने ऊपर नहीं बोला डीम्ड लेट आउट, तो इनको बड़ी दिक्कत आई थी लेट आउट से। सरकार कहती सुन फिर बात क्या हुई, सुनना, एंड द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जहां प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड पड़ी है एंड आपने अभी तक कोई भी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का पार्ट, ये नहीं कह रहा मेरे 100 फ्लैट्स हैं तो मैं 10 किराए पे देता हूँ, 10 क्या 100 पार्ट, कुछ भी अभी तक किराए पे नहीं दिया इन द होल और एनी पार्ट, होल मतलब ना तो पूरे साल के लिए ना कोई एक दिन के लिए, द एनुअल वैल्यू पूरे साल की वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी की या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी की फॉर द पीरियड अप टू, कितने साल तक, जल्दी बोलिए, फॉर अ पीरियड अप टू 2 साल तक, फ्रॉम द, वो पीरियड लेंगे कहां से, ध्यान सुनना, मैं एग्जांपल दूंगा इसकी न्यूमेरिक में, फ्रॉम द एंड ऑफ किससे, फाइनेंशियल ईयर, जिस साल आपको उस प्रॉपर्टी का क्या मिल जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कभी नाम सुना है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जैसे घर बनके तैयार हो जाता है तो आर्किटेक्चर या इंजीनियर उसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ अब ये घर रहने के लिए तैयार है, प्रॉपर मजबूती वगैरह चेक करके, लेंटर्स वगैरह चेक करके, कोई काम पेंडिंग तो नहीं है प्रॉपर, जैसे आप कोई फ्लैट बुक करती हैं तो पूरा चेक करके कि हाँ ये काम पेंडिंग है, अभी लकड़ी का काम पेंडिंग है, अभी ये काम पेंडिंग है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम पेंडिंग है, पूरा काम करा के आपको क्या मिलता है, पोजेशन, आप सीधे शिफ्ट नहीं करती घर के अंदर। अगला पॉइंट, ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी शैल बी टेकन, क्या मानेंगे, नील। ये क्यों कहा गया सुनिएगा। अब एक बिल्डर, मेरी एग्जांपल में आइएगा, कितने फ्लैट्स बना रहे, जल्दी बोलो, 100 फ्लैट, सिंपल। अब फ्लैट बनते जा रहे हैं, वो ओनर है, सारे फ्लैट्स के जब तक नहीं बिकते वो क्या है, ओनर। अगर मान लीजिए फ्लैट ना बिका, अगर फ्लैट ना बिका, आप तो आ गई हाउस प्रॉपर्टी पे, हाँ जी प्रॉपर्टी आपकी है, मैं हाँ जी मेरी है, आप ओनर हो, मैं हाँ जी मैं ही ओनर हूं, जब तक नहीं बिकता, तो सारे घरों को हम लोग क्या मानेंगे, डीएलओपी। अगर मार दो मुझे, यही होगा, मार दो मुझे, एक घर का रेंट एस्टिमेटेड बोल रहा हूं, अगर गलती से भी 10,000 निकल आया उस जगह का, पंचकुला चंडीगढ़ किसी का भी 100 घर है, वो महीने का 10,000 बोल रहा हूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं कृपा करके कोई तरस खाओ मेरे पे, मेरा बिजनेस है ये, तो मैं क्या बिजनेस होगा, पर हमारी कंडीशन है, घर किसका, तेरा, तो इस घर का क्या लगता है, ऑनर। कितने घर तुझे माफ है, 2, ऑलरेडी तेरे पास एक है जहां तू रहता होगा, और 100 ये, चल एक माफ कर दिया, 99, मैं दिमाग खराब है इतना, मैं तो मुझे भी आता है इतना, ना मारो मुझे, 10,000 इंटू 99, 9,90,000 महीने का, साल का कितना, मेरा कैलकुलेटर जवाब दे देगा। और कब टैक्स देना पड़ेगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा, मालिक कहते एक काम करते हैं, चल तेरे लिए ऑफर है, जिसके लिए स्टॉक एंड ट्रेड बिजनेस है, तो क्या ऑफर है, जिस साल तुझे सीसी मिलेगा, वर्ड सुनना, सीसी फुल फॉर्म कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मेरी लैंग्वेज में रहना, आपको कंसेप्ट समझाएगा। जिस साल आपको क्या मिलेगा, सीसी बाय, देने वाला कौन है, सीए, यहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी में भी आर्किटेक्चर, में भी इंजीनियर, में भी म्यूनिसिपैलिटी आपकी यहाँ पे लोकल, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी, हमें इसमें नहीं घुसना कि कौन है कंपिटेंट अथॉरिटी, जिस साल सीसी मिलेगा। अब डेट आप मुझे बता दीजिए कौन सी लेनी है, आज की लेनी, आज की तारीख, आज मुझे एज अ बिल्डर सीसी मिल गया कि साहिल जी आपके इतने फ्लैट बन के क्या हो गए, तैयार, नाउ रेडी टू मूव, नाम सुना है, रेडी टू मूव की तैयार है जी, अब जाइए स्मार्ट शिफ्ट करिए और रहना शुरू करिए, एसी उसी सब बेड बोर्ड सब लगा लगाया पड़ा, जाइए, ठीक। आज क्या तारीख है, जल्दी बोलिएगा, 4 अक्टूबर 22। जिस साल मुझे क्या मिला, जिस दिन मुझे क्या मिला, सीसी बाय, किससे मिला, जल्दी बोलो, कंपिटेंट अथॉरिटी। इस साल के एंड में आ जाओ, इस साल के एंड में, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, कौन सा ईयर आ जाएगा मुझे बताओगे, 31 मार्च 23। समझा रही है बात मेरी, सरकार ने कितना बड़ा पॉइंट रखा, अगर आप समझेंगे, जिस साल तुझे सीसी मिला, साल तो क्या, जिस दिन सीसी मिला, उस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में आ जाओ,
मैं क्या, तो कभी मिल सकता है। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कब मिल सकता है तुझे। और जरूरी नहीं सीसी सबका इकट्ठा मिले 100 के 100 फ्लैट्स का, जितने जितने रेडी होते जा रहे हैं सबका फ्लैट्स का आपको सीसी मिलता जा रहा है। और उस साल के एंड में आ जा 4-10-22 आज मुझे सीसी मिला, तो मैंने इसको फाइनेंशियल ईयर कहां ले गया, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च कब आएगा 23, यहां से कितने साल दिए वासना में इसको, 2 साल। 2 साल कब खत्म होते हैं, 31 मार्च, जल्दी बोलो, 25 तक इन फ्लैट्स की वैल्यू, इन फ्लैट्स की वैल्यू हम क्या मानेंगे, तो सिंपल भाषा में तुझे 31 मार्च 25 तक का टाइम दे दिया, ये फ्लैट बेच ली। अगर बिक गए ठीक है, बिक गए ठीक है, बहुत टाइम दे दिया। सीसी से आगे, सीसी का भी पहले साल दिया, फिर उसके आगे 2 साल दिए। और अगर मैं सही हूं या अगर आप लोग सही जानते हैं तो बिल्डर आप 31 मार्च 25 कह रहे हैं, वो साला 23 से पहले ना बेच दे। कारण क्यों, आप तो सीसी से बात कर रहे हैं, वो तो जब एक बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ इस कंपनी का प्रोजेक्ट आ रहा है फ्लैट, तो तभी बिक जाते हैं, फ्लैट तो तभी बुक जाते हैं, प्री बुकिंग। मोतिया वालों ने बोर्ड लगाया जी हम 100 फ्लैट बना रहे हैं, एक फ्लैट की कीमत 50 लाख, बाद में 70 लाख है, जिसने बुक कराना करा लो, दिवाली ऑफर चल रहा है, पुराना ऑफर चल रहा है, सभी ने बुक करा दिया, जबकि वहां भी खेत है, वहां ही कुछ एक बोर्ड लगा था बस, उस बोर्ड के सारे पे चले गए। कंपनी है, कंपनी में फेथ है। आप सुषमा ग्रुप कहते हैं, और बहुत सारे नाम जो सुने होंगे आप लोगों ने, बिल्डर यहाँ बैठे हैं आप लोग, सेम चीज वही है। पर इतना टाइम दिया आपको, अगर इतने टाइम तक तेरा फ्लैट ना बिका, मान लो आपकी वाली बात पे आता हूँ, 100 में से 90 बिक गए, अभी भी कितने बच गए 10, तो उस 10 को हम डीम्ड क्या मानेंगे, लेट आउट, फिर तुझे माफ नहीं करेंगे। तब किसी का प्रोजेक्ट फंस जाता है तो बेचारे फिर फंस जाते हैं। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द मैक्सिमम टेन्योर। ये स्पेशल आया था सेक्टर पॉइंट, सोचो अब प्रैक्टिकली आपको क्यों इतना डीप बता रहा हूँ, ये किसी पॉइंट को नहीं पता, गारंटी है मेरी आपकी। अगर टीचर तो जाके पूछ लियो क्या रियल एस्टेट का पॉइंट आया, पता है, कुछ नहीं पता उसको। कारण क्यों, उसकी भी गलती नहीं बेचारी, उसने कभी तो किताब खोल के नहीं देखी, वो कहता जो 1990 में उसने पढ़ लिया आज भी वही आसमान करके पढ़ाई जाता है, जैसे कोई कथा कर रहा होता है, वही गीता में वही लिखा होगा, इतने साल से कथा कर रहे हैं पंडित जी, वही सब यहाँ पे है। साले देखते ही नहीं कि अमेंडमेंट भी आई है, जो मौजूदा ही जाओ, क्या सर कोई अमेंडमेंट आई है साल पहले, ये आई है, अपने को नहीं पता ना, उनको मिला, वो गलती पढ़ाई जा रहे हैं, की बात है। एक दिन टीचर बोली यार गलती पढ़ाई जा रहा है, साले देख के तो पढ़ा ले, ये तो क्या पढ़ा रहा है। तो ये पॉइंट सिर्फ आपको बताओगा एज ए नॉलेज के लिए कि रियल एस्टेट वालों के लिए एक अमेंडमेंट आई है क्या, अगर उनका स्टॉक रेडी है सीसी से, देखो नहीं कह रहा मैं कि आज ईंट लगाई आज से बेचना शुरू, देखो वो आपकी किस्मत है, आप बेचिए, पर हमने टाइम पीरियड कब से दिया, जिस दिन तेरा घर बनके पूरा तैयार हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस दिन भी नहीं कहा, उस दिन के पहले साल के एंड में आइए। अब बच्चे की एग्जांपल थोड़ी ज्यादा बन जाती है अच्छे वाली, सर मान लीजिए तो आपने 4 अक्टूबर बोल दिया, इस साल के भी 6 महीने निकल गए, अगर मान लीजिए यही सर्टिफिकेट मुझे मिल जाता 5 अप्रैल 2000 कब, अब देखो मजा कितना आ जाएगा, 5 अप्रैल 22 से पहले मैं कहां तक जाऊंगा, 31 मार्च कहां तक 23 से कहां तक जाऊंगा 31 मार्च। अब बच्चा कहेगा सर कम से कम 25 तक जाऊंगा जी, 23 से 2 साल। अब कहीं बच्चा कहेगा सर कम से कम ही तो फिर मान लो 3 साल मिल गए सर, लॉ में लिखा हुआ है, तो आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, वरना ये लाइन मैं आपको एक बार में पढ़ा दूं, आम बच्चे से या किसी से एनालिसिस करा देना क्या लिखा हुआ है, समझा नहीं सकता ये लाइन क्या चल रही है। फ्रॉम द, अब लाइन द्वारा सुनिएगा, प्रॉपर्टी फॉर द पीरियड अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सीसी ऑफ किसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे, कंपनी अथॉरिटी शैल बी टेकन टू बी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से अगले 2 साल तक उन घरों की वैल्यू क्या ली जाएगी, घरों की वैल्यू मतलब रेंटल वैल्यू, कि घर की वैल्यू नील कर दो, घर की वैल्यू तो है 50 लाख का फ्लैट है, ये तो कह सर खाली है तो नील है, घर की वैल्यू मतलब रेंटल वैल्यू, मतलब आपसे कोई भी रेंट नहीं दिया जाए या आपकी इनकम से कोई भी टैक्स नहीं किया जाएगा, चाहे वो खाली है। पर कहने का भाव सिंपल भाषा में, किसी को पंजाबी में समझाना हो, बिल्डर को समझाते हैं, उसको थोड़ा समझ आता है, तेरे घर की वैल्यू नील है, फलाना है, अगला 10वीं पास है, अगर मुझे क्या पता ये क्या होता है, मुझे इतना पता है इतने फ्लैट बना के इतने पैसे बनते हैं, मैं क्या तुझे भी समझा रहा हूँ पंजाबी में, क्या 2 साल का टाइम है तेरे पास, जिस दिन फ्लैट बन के तैयार हो गया सारे फ्लैट बेच ली, चाहे वो घाटे पे बेच के जा, अब कॉस्ट पे उनको भी टारगेट पता चल जाता है, 100 फ्लैट्स हैं 80-90 बिक गए, 10 बचे हैं वो भी निकालो, मार्जिन अपना निकल गया, कॉस्ट अपनी पूरी, और कॉस्ट इनकी होती है फिक्स कॉस्ट, क्या होती है ब्लॉक, दिमाग खराब है क्या, ब्याज लेके आप काम कर रहे हैं, ब्याज लेके काम कर रहे हैं, 50-60 लाख का फ्लैट है, 10 फ्लैट फंसे हैं भाजी, 6 करोड़ के हो गए, कब 6 करोड़ आएगा, और मैं 6 करोड़ पे ब्याज पे कर रहा हूँ 1%, भाजी दिमाग घूम जाएगा आपका, 6 लाख रुपए कहाँ जाके दुनिया चलनी है, महीने का 6 लाख रुपए ब्याज दे रहे हैं, इसको निकालो एट कॉस्ट, इसको समाइए, जिसको भी देना खत्म करिए। जैसे आपके यहाँ पे इंपीरियल गार्डन सोसाइटी है, पीर इंशाल्लाह में जहाँ मैं रहता हूँ, जादू ना जाओ,
वहां पे फ्लैट गिरे थे, अगर आपको पता हो, पीर इंशाल्लाह में कोई टाइम पहले, आज से 5-6 साल पहले फ्लैट गिर गए। अब साला गिर गए किसी की नाकामी की वजह से, सारे थोड़ा गिरते हैं। आपका घर गिरता है? गिरे, गिरना भी क्यों है, हाँ तो सर सोचा ही नहीं। आप टेंशन फ्रीज होते हैं, जाके शाम को भी होता है मन में कि शाम को सो रहे हैं ऊपर छत देख रहे हैं, गिर ना जाए। भाई चीज है, नेचुरल, गिर भी सकती है, दिक्कत थोड़ी है कि हाँ जी अब आज सोचेंगे सर ये गिर भी सकती है पापा देखो कुछ। तो ऐसा सीन थोड़ा है यार, कई मन में आया वो बंदा गलत काम कर रहा है, ज्यादा कॉस्ट कटिंग करेगा, सस्ता सामान डालेगा और चीज गिरनी होती। उसको कहते पहले भी लोगों ने समझाया, उसने जब बनाना शुरू करा उसकी सीढ़ियां गिर गई। वही भी हिंट नहीं ले रहा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, ज्यादा इतना भी काम मिक्सअप नहीं चाहिए। जैसे आपको नाम सुना होगा रेता और बजरी, अब रेता 4 चलेगा और सीमेंट का रेशो रेशो 4:1 की रहेगी तो चीज वैसी है, रेशो 2:2 की रखोगे चीज वैसे सख्त बननी है, मजबूत फाउंडेशन। वो पैसे ही नहीं लगा रहे, चोरी वही आ गई मन में घपला कि थोड़ा सस्ता बना देते हैं, कौन अंदर बढ़ के घुस रहा है, पेंट मार के सब बराबर हो जाएगा। अब इस दीवार के अंदर क्या लगा है अपने को क्या पता, कैसा लगा मटेरियल तब, हाँ जब ड्रिल करेंगे तब पता चलेगा दीवार टूट गई, जो उधर ही गिर गई अगली की तरफ है, तब पता चलता है ना बंदे को जाके कि फ्लैट्स का क्या बुरा हाल है, कि इतना बुरा हाल करके क्यों पैसे कमाने के चक्कर में अंधे हो जाते हैं कि जो मर्जी लगा दो। और वहां बिल्डिंग गिर गई, उस चक्कर में आम जनता तो खराब हुई, जो वहां बाकी सही बिल्डर थे वो बदनाम हो गए कि आज इसका गिरा कल को इसका गिर सकता है। अल्लाह कहता क्या पता लगता है आज सोए शाम को उठे ईंटों में, इसका फायदा क्या। तो लोगों ने फ्लैट लेने बंद कर दिए। पर अब जिनकी वहां 10-10, 15-15, 20-20 फ्लैट्स थे, उनकी कॉस्ट बुक हो रखी है, वो तो लगा के बैठे हैं 2-3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए। तो उन्होंने एक काम किया जी, ये तो हो गया बदनाम, अब यहाँ से निकलने में ही फायदा है। वेट करेंगे, ब्याज पड़ रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज चल रहा है, इसको एट कॉस्ट जो सस्ते में लेता है इसको दफा करो। रेट कितने, 40-40 लाख, 32 में, 33 में, 31 में, ले जा मेरे भाई ले जा। तो अपने को पता है, अपने को फिर भी 26-22 का पड़ा है, फिर भी 2-3 लाख रुपए बन रहे हैं पर फ्लैट, खत्म करो। क्यों? वहां अकाउंट्स का दूसरा कंसेप्ट आता है, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं करने। वहां से पैसा निकाल के अगले कहीं और शुरू कर दिए, सनौली शुरू कर दिए, टकोली शुरू कर दिए, कहीं और कर देंगे। यहाँ तो निकलो, मैं वहां बैठा हूँ जी, ये निकलेंगे बिकेंगे, पता नहीं कब बिकेंगे। आप वेट क्यों कर रहे हैं, जो कंडीशन ही खराब होगी मार्केट की, जैसे कोरोना आया था, अब लोगों के फ्लैट बंद हो गए, लोग तो घर से निकल रहे। हाँ शिफ्टिंग सोच रहे हैं कि लोग नए पैसे लेके खर्च करेंगे, तो वहां लोगों की कैपिटल फंस गई, जिनके लोन पे चल रहे थे मीटर घूम गए। तो चीजें हाइक होनी ही थी, महंगी जानी थी, क्यों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये सेक्शन आया था बिल्डर्स के लिए। नेक्स्ट आइएगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। नाउ द आंसर इज दैट हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। फटाफट देख लीजिए, ये फॉर्मेट है। जैसे आप सैलरी का फॉर्मेट ही देखते थे, वो काफी कुछ आपने तो बना के भी देख लिया। ये इसका फॉर्मेट है, बड़ा छोटा सा। अब देखेंगे सबसे छोटा सा, वैसे देखने में बड़ा, अभी और छोटा कर देता हूँ। अभी कैसे आपको पढ़ाता हूँ, कैसे बोलूं, सुनिए। अगर मैं एसओपी की बात करूं, अगर आपको दिख रहा हो सारा घर क्या दिख रहा है, खाली। एसओपी में कभी कोई इनकम हो ही नहीं सकती जहां खुद रहते हैं। हाँ वहां सरकार ने एक फायदा दिया आपको, किस चीज का? डिडक्शन दी। क्या दी? अब तो समझ आता है, डिडक्शन। सैलरी में कितनी डिडक्शन थी? 3। कौन कौन सी? प्रोफेशनल, इंटरटेनमेंट, स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक तो स्टैंडर्ड है कितने %, पर यहाँ तो कैसे करेंगे जब यहाँ कोई इनकम ही नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी? 0। बट एक डिडक्शन और दी, किस चीज की? इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर आपके घर के ऊपर लोन है, मेरा प्रैक्टिकल केस है, मैं इसी में आता हूँ। मैंने लोन ले रखा है, कारण कि उसका लेने का कारण ये नहीं था कि पैसे नहीं है, दूसरा कारण ये है कि सरकार का बेनिफिट लो। आपके पास 20 लाख रुपए पड़े हैं, पागल है क्या? उसको एकदम से देने हैं, क्या कम करना, उसको लोन लेते हैं। कारण क्यों? 20 लाख का लोन लेंगे, पहले वो तो खर्चा बुक करेंगे, ऊपर से मैं जितनी किस्त पे करता हूँ इस टाइम 15-12 हजार रुपए, उसमें 80% तो क्या होता है? इंटरेस्ट। 9,000 रुपए महीना मान लीजिए मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मान लीजिए 9,000 इंटू 12 कर दीजिए, साल का 1,08,000। 1,08,000 रुपए मेरा हाउस प्रॉपर्टी में क्या जाता है? एज अ लॉस, एज अ रिडक्शन, इंटरेस्ट जाता है। और मेरा यहाँ क्वेश्चन में फिर इस अकॉर्डिंग क्या आ जाता है? लॉस। आपको पता होना चाहिए। और ये लॉस मैं अपनी पीजीबीपी इनकम से क्या कराता हूं, अगर नॉलेज के लिए बताऊं, सेट ऑफ समझते हैं। सेट ऑफ, अगर मेरी इनकम 6 लाख है, तो 6 लाख में से ये 1,08,000 क्या हो जाता है? माइनस। क्यों? एक हेड में इनकम है, एक हेड में लॉस है, ये मेरा पीजीपी आ गया ना, प्रोफेशन। तो यहाँ पे अगर मैं 6 लाख इनकम दिखाता हूँ तो 1,08,000 ये मुझे माफ है। वरना बच्चा कहता है सर वहां तो आपने पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तब मिलेगी अगर इफ कोई इनकम होगी, नहीं यहाँ नहीं। यहाँ सरकार ने बोल दिया अगर आपके पास घर है जिसमें आप खुद रहते हो और उसपे लोन भी है, मैं कहा हाँ जी मैं रहता हूँ और लोन भी है, उस लोन के ऊपर जो प्रिंसिपल नहीं इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं इंटरेस्ट जितना भी हो, अभी बताऊंगा कितनी लिमिट है, आप यहाँ पे लिखिए। इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बच्चा कहता है सर हमारा क्वेश्चन किस में आ जाएगा?
लॉस में, घबराइए नहीं। आपके पास सिर्फ घर ही थोड़ा है, कोई कामकाज भी करते होंगे, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, कोई और भी इनकम करते होंगे, वो लॉस आपकी इनकम से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ। बच्चा कहता है अगर मान लीजिए दुर्दशा ज्यादा बुरी है, बिजनेस में भी क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है, मतलब होते हैं वक्त बुरे, क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो उनका जिंदगी में मकसद यही है कि मान लीजिए नेगेटिव सोचो, बुरा से बुरा, होते हैं कुछ लोग है, देखो अपनी assumption है। तो पीजीबीपी में अगर हमारे पास आगे भी क्या आ जाए सर, लॉस, मैं घबरा नहीं, सरकार ने आप जैसे लोगों के लिए भी सोचा है, ये हिंदुस्तान में हर प्रकार के लोगों को जीने का हक है, कि अगर लॉस हो जाए घबरा नहीं, इस लॉस को आप क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड, कभी वर्ड सुना है, कंटिन्यू। कितने, मैं क्या मान लीजिए सर अगले साल भी लॉस हो जाए, मेरा बस नहीं चल रहा, इसको मार दे जान से, साला इतना बड़ा आदमी यही है, इतना बुरा सोचता है, मान लीजिए सर फिर भी फेल हो जाए, वही बात है कि साला तो फेल ही होएगा, ठीक है ना। मैं कहा कोई बात नहीं, सरकार ने तेरे लिए बहुत लंबा सोचा भाई, बहुत बुरा आदमी है, तेरे लिए सोच लिया कि जो आएगा दोबारा आएगा, तेरे लिए सरकार ने लाइफ सोच ली कितनी जी, 8 ईयर्स मैक्सिमम लाइफ, 8 साल से ज्यादा नहीं, इससे बुरा नहीं सोच सकते तेरे लिए, फिर तो दुकानदारी बंद कर दे, दफा हो यहाँ से, यही चीज है। 8 साल से लॉस में चल रहा है तो कर क्या जिंदगी में, सोचने वाली बात है, इस साल भी लॉस, अगले साल भी लॉस, हद हो गया, तो जी क्यों रहा है, सिंपल बात है, 8 साल से लॉस, वो भी 1 साल के लॉस। तो सरकार ने बोल दिया जिस साल का लॉस होगा, जैसे इस टाइम प्रीवियस ईयर का कौन सा टैक्स चल रहे हैं, 21-22 का लॉस यू कैन फर्स्टली सेट ऑफ, अगर ना हो पाया वेट, कितने साल वेट कीजिए, 8 साल तक, 8 साल के भीतर भीतर किसी हेड से तो कभी तो सारे कुछ कमाएगा, तेरी किस्मत जागेगी, तो उस लॉस इनकम में से ये लॉस को क्या कर लियो, सेट। अगर ना, मैं क्या फिर भी और बुरा, लास्ट बुरा, ये 8 साल भी निकल गए, कोई रोशनी की किरण नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई प्रॉफिट, कुछ भी नहीं, मैं क्या सर फिर ये लॉस क्या हो जाएगा, डेड। एक लास्ट लिमिट थी आपके लिए, कितने साल, 8 साल। मैं क्या मान लो उससे अगले साल 22-23 में फिर लॉस आ गया, मैं पहली लॉस पे हुआ है, 22-23 फिर लॉस आ गया, मैं उसके लिए भी फिर अगेन कितने ईयर्स, 8 ईयर्स, मतलब हर ईयर के लिए फ्रेश कितने ईयर्स मिलेंगे, 8 साल। ऐसे ही बिजनेस में भी है, अगर बिजनेस में आपके लॉस आ जाता है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ रिटर्न। रिटर्न इसकी रिटर्न जाती है, लोगों को लगता है शायद इनकम टैक्स वो लोग भरते हैं जिनकी इनकम है, जिनकी लॉस रिटर्न्स है उनको तो ज्यादा मैंडेटरी है। सरकार को क्या सपना आ रहा है कि आपको लॉस हुआ, उनको बताइए तो सही, उनको बताएंगे तभी आपको कुछ फायदा देंगे हम लोग कि हाँ चल लॉस है बेचारे को, यार अगले साल के लिए क्या कर दो, सेट ऑफ कर दो। अगर सेट ऑफ ना हो पाया, पहले ईयर ऑफ मौका मिलता है सेट ऑफ का, अगले साल मौका क्या मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड की, वेट कीजिए सर, यू हैव टू वेट फॉर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स में कभी ना कभी तो प्रॉफिट आएगा। मैं कहा हाँ जी कभी ना कभी तो आएगा, उसमें से आप माइनस कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि बच्चे के दिमाग में जाता है ना, लॉस आ गया, लॉस कहाँ जाएगा, मैं लॉस सेटअप हो जाएगा, और ज्यादा दूर ना जाएगी, लॉस ज्यादा दूर तो जाने की जरूरत नहीं, एक घर में लॉस है, कौन से पे, एसओपी पे, लेट आउट पे तो इनकम होगी, उसमें सेटअप करा लियो। दूसरे से हेल्प लेने से पहले अपनी एक घर में इनकम, जैसे मैं कहूँ मेरे ही 2 बिजनेस है, मेरी 2 बिजनेस है, एक मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा बिजनेस यूनिट है, एक मेरा प्रोफेशन है। यहाँ प्रोफेशन से मुझे क्या होनी है, लॉस होना नहीं, इनकम ही आना है, और बिजनेस में भी लॉस में भी प्रॉफिट, तो मैं दोनों आपस में क्या कराता हूँ, सेट ऑफ। वहां 3 लाख का लॉस हो गया, यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट था, 5 - 3 नेट आंसर इज 2, और 2 लाख अब जाती है बेसिक लिमिट से कम है, तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, तो ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब आ जाइए एलओपी, एलओपी और एसओपी में कुछ, डीएलओपी में कुछ खास नहीं है, दोनों क्या चलेंगे सेम, बट सरकार ने बड़े मजे लिए आपके साथ, बड़ी चीज क्या, कुछ एरो दिख रहे हैं, एरो दिख रहे हैं, मैं बोल देता हूँ क्या, हायर, लोअर, हायर, ये आपको याद करना पड़ेगा, हायर, लोअर, हायर, तो फटाफट में हिसाब बोलिएगा, मजा आएगा केस का। म्युनिसिपल और फेयर वैल्यू में कौन सी दृष्टि वैल्यू सेट करेंगी, हायर, ये ऐसे ही करना है, ये नहीं कि कुछ भी आप बोल देंगे, जो जिसके बीच में बोला जा रहा है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर, जो इनमें आ जाएगा, मैं नाम नहीं दे सकता, कोई भी आ सकता है, देन वी कंपेयर विद स्टैंडर्ड, उन दोनों में कौन सा सिलेक्ट करेंगे, विच एवर इज लोअर, उन दोनों में कौन सा सिलेक्ट करेंगे, विच एवर इज, जो वो आ जाएगा उस रेंट का क्या नाम है, जल्दी बोलो, उसका नाम क्या है जो आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्सपेक्टेड कंपेयर विद एक्चुअल, फिर कौन सा सेलेक्ट करेंगे, विच एवर इज हायर, जो आ जाएगा, दैट इज योर आंसर, GAV, फुल फॉर्म ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दोबारा बोलिएगा, मैं एग्जांपल ले लूं, आप भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, 1 लाख आपकी कौन सी वैल्यू है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, म्युनिसिपल ऐसी फेक ले रहे हैं आप अपनी तरफ से, फेयर रेंट कितना दिया है, मान लीजिए 1,20,000, कौन सा जल्दी बोलो, 1,20,000, 1,20,000 को आप लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, जल्दी बोलो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मान लीजिए ऐसे बोल दिया 90, तो 1,20,000 और 90 में कौन सा आएगा, दैट 90 इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड,
दैट 90 इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड। और आपका एक्चुअल कितना है, मान लीजिए 110, तो कौन सा आएगा 110, दैट्स योर जीएवी, दैट्स योर जीएवी। तो हायर लोअर हायर, हाँ बीच में कोई स्टेप ना हुआ तो उसको रिमूव कर दीजिएगा, अपनी रेशो मत हटाइएगा। ये बच्चा क्या करता है सर, बीच में मान लो ये स्टैंडर्ड ना हुआ, देन हायर लोअर हायर था ना, तो हायर हायर रह जाएगी, ये नहीं कि मैं हायर लोअर ही करूंगा, नहीं, फिर क्वेश्चन तो ये कंडीशंस है। अगर बीच में स्टैंडर्ड ना हुआ देन स्किप द स्टेप, स्टेप ही स्किप कर देना, सिंपल। देन हायर हायर, सिंपल। म्युनिसिपल भी नहीं है, फेयर भी नहीं है, स्टैंडर्ड भी नहीं है, ओनली क्या दी हुई है, एक्चुअल। तो फिर तो क्या कंपेयर करेंगे, फिर तो वही आ जाएगा, देन कंपेयर विद। तो कॉमन सेंस की बातें चलेंगी थोड़ी सी, ये नहीं कि मैं नहीं स्टेप था मैंने सब लोअर लगा दिया, नहीं 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 नहीं, और लोअर इसके बीच में लगा दिया, नहीं। म्युनिसिपल और फेयर में जल्दी बोलो हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड, देन वी सिलेक्ट द लोअर, आ गया, उसको नहीं कहेंगे क्या, एक्सपेक्टेड ईआर, एक्सपेक्टेड रेंट। देन कंपेयर विद एआर, एक्चुअल रेंट, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हायर, डन हो गया। उसको आप क्या नाम देंगे, जीएवी, माइनस क्या करेंगे जल्दी बोलो, म्युनिसिपल टैक्सेस आपने ध्यान नहीं दिया, क्या लिखा हुआ है, पेड, पेबल नहीं, पेबल नहीं, पेड, पैसे दिए, आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा, आउटस्टैंडिंग नहीं। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, जो म्युनिसिपैलिटी को पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, हाउस टैक्स अलग अलग नाम से आप बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, लोकल टैक्स, आप किस नाम से बोलते हैं उसको, वो टैक्स आपके पेड होने चाहिए, पेड। और मैं आगे बढ़ाऊंगा, पेड बाय किसके होने चाहिए, ऑनर, नॉट टेनेंट। कई लोग बड़ी स्कीम लगा देते हैं, मैंने टेनेंट को कहा देख भाई आज के बाद तू घर का मालिक है, तू घर में रहेगा, मालिक मतलब तू रहेगा, मालिक तो नहीं हूं, ठीक है ना। तो घर के जितनी फॉर्मेलिटीज हैं, टैक्सेस वगैरह, सीवरेज बिल्स वगैरह, एवरीथिंग आप पे करोगे। कहता ठीक है जी, मैं रहूंगा तो मैं पे कर दूंगा, कोई पानी का बिल है, बिजली का बिल है, फलाना बिल है, तो मैं पे कर दूंगा, गुड हो गया ना, आप पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट म्युनिसिपल टैक्सेस यहाँ पे माइनस करने को तब दूंगा अगर पेड बाय ऑनर है। ये मोस्टली ऑनर्स को लालच होता है कि मैं क्यों दूं, अगला रहता है प्रॉपर्टी के अंदर, अगला टैक्स दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, टेनेंट को भी कोई मजा नहीं है, पर दिक्कत है कि आपको उस चीज का फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर वही टेनेंट कहेगा मेरा रेंट कम कर, वही टेनेंट कहेगा रेंट कम कर, अच्छा मैं रेंट भी दूं, टैक्सेस भी दूं, फिर मुझे क्या बेनिफिट हुआ, तो सारी चीजें तू पे करेगा ना, सिंपली। नेक्स्ट पॉइंट, अब माइनस करके क्या आ जाएगा ना, एनएवी, नेट एनुअल, दिमाग लगाओ, ग्रॉस से नेट तो आना ही पड़ेगा, ग्रॉस से नेट आने के लिए कुछ तो माइनस ही करना पड़ेगा। माइनस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो नेक्स्ट क्या जल्दी बोलेगा, एनएवी। एनएवी में सरकार ने आपको फ्लैट 30% उपासना क्या दी है, डिडक्शन, किसकी, एनएवी की। दिमाग लगा के बताइए क्यों दी है, इसलिए दी है, कारण क्यों। आप कहते हैं सरकार को यार बड़ी सरकार निर्दयी है, किस बात पे, सरकार हमारी इनकम देखी जा रही है कि 15,000 पे रेंट पे फ्लोर जाता है, 15 इंटू 12 साल का कितना हो गया, 180। सरकार हमारे खर्चे तो देख ही नहीं रही, उस फ्लोर को मेंटेन करना, साफ सफाई करना, पार्किंग फैसिलिटी, लिफ्ट चार्जेस, पानी के बिल, लटरम फटरम बहुत कुछ। तो सरकार कहती है एक काम करते हैं, मैं हर बंदे को तो पूछने से रहा, आप हर बंदे को सुनूंगा, हर के अपने दुख दर्द है, आप सबको वैसे सुनने बैठ जाए, सबके अपने दुख है जिंदगी, मेरे ये दुख है, तेरे दुख है, सबके अपने अपने हैं, तो कॉमन दुख सबका कर लेते हैं क्या, कि हमें 30% डिडक्शन फ्लैट सबके लिए। एनएवी का, मेरा रेंट 1 करोड़ है तब भी 30% डिडक्शन, तो मैं मान के चलूंगा 1 करोड़ का 30% मींस दैट 30 lakhs इज योर एक्सपेंस। अब फिर आगे मेरे पास, नहीं जी मेरा तो 50 लाख का खर्चा है, मैंने जब बोल दिया स्टैंडर्ड है, मैंने पूछा तो उससे, चाहे तो 10 लाख का खर्चा कर, फिर भी मैं तुझे कितना दे रहा हूँ, 30 दे रहा हूँ ना, फायदा तेरा, अब तेरी इच्छा है, मुझे बार बार ना बोल, क्योंकि मैं सबको सुनने लग गया ना, बहुत दिक्कत आएगी। कोई कहेगा मेरा लिफ्ट चार्जेस है, कोई कहता है मेरा ग्राउंड रेंट है, कोई कहता है मेरी पार्किंग भी है, कोई कहता है मेरी रिपेयर भी है, कोई कहता है मेरा व्हाइट वॉश भी है, कोई कहता है मेरी रेनोवेशन भी है। क्या प्रभु तंग ना करो, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान संभालना है, हम लोग पागल हो जाएंगे शाम तक। हर बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी अपनी बातें, उसने दे दिए, मैंने दे दिए, मेरा रह गया, झंझट ही खत्म, कोई किंतु परंतु नहीं। फ्लैट 30% स्टैंडर्ड बोल दिया तो समझो फिक्स है, पर एनएवी का। अब मान लो कर करा के आपका, मान लीजिए मेरे यहाँ पे क्या आंसर आया था बताओगे, यहाँ पे कितना आंसर आया था, मान लेते हैं आपकी बात, कितना आपने म्युनिसिपल टैक्सेस दिए जल्दी बोलो, 30, तो आपका एनएवी कितना आ गया जल्दी बोलो, 80 का 30% पर कितना हो जाएगा, 24,000 स्टैंडर्ड, 24,000 स्टैंडर्ड है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने जो किराए पे घर दिया, जरूरी थोड़ा आपके पैसे से, आपने तो खुद वो लोन लेके बनाया था, तो लोन लेके बनाया होगा तो लोन भी चल रहा होगा, उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे करते होंगे, तो वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे माइनस किया जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो दैट्स अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर नेगेटिव आ गया तो इट्स अ लॉस फ्रॉम हाउस। और 99.99% चांस होते हैं हाउस प्रॉपर्टी किसमें होती है, लॉस में, हाउस प्रॉपर्टी किसमें होती है, लॉस में। मेरे प्रैक्टिकल ऑनर की एग्जांपल है,
इस प्रॉपर्टी पे उसने 1.25 करोड़ का लोन ले रखा, इसको खरीदने के टाइम पे 1 करोड़ का लोन ले रखा। 1 करोड़ का ना करते 12, 13, 14% लगा लीजिए, ब्याज का 13% है, 13 लाख रुपए तो क्या देता है साल का ब्याज। और रेंट कितना आता होगा? 50,000 मैं देता हूँ, मान लीजिए, नीचे वाले 80 देते होंगे, 9-60 15-60 के करीब आता होगा। 15,60,000 तो मैं रेंट बोल रहा हूँ, 15,60,000 तो रेंट बोल रहा हूँ, या 16 लाख मान लीजिए, मोटी मोटी बात, 16 लाख रेंट आता होगा। म्यूनिसिपल टैक्स भी देता होगा 2 लाख के करीब, तो 14 लाख का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो रहेगा 980, 13 लाख का तो इंटरेस्ट है। तो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में मोस्टली क्या आता होगा? लॉस आता होगा। इफ देयर इज अ नो इंटरेस्ट ऑन लोन देन चांसेस मे बी दैट कि यहाँ पे क्या आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, वरना हाउस प्रॉपर्टी में हमेशा क्या आता है? लॉस। बट एक बेनिफिट है, सरकार ने अगर ऐसा कुछ देखा, सरकार सब देख रही है, ऐसी बात नहीं है कि ये तो बड़ी दिक्कत आ गई यार, हर बार लॉस क्या करेगा सरकार, कहती टेंशन ना लो। फिर इस घर को इतना ओपन कर दिया, ये लॉस किसी भी इनकम, मैं वर्ड बड़ा ओपन बोल रहा हूँ, किसी भी इनकम से क्या हो सकता है? सेट ऑफ। अब कोई तो इनकम इसके ऊपर तो नहीं बेस करते आप, कोई तो इनकम कमाते होगे बिजनेस से, अदर सोर्स से, कैपिटल गेन से, सैलरी से, कहीं से भी कमाते होगे, तो ये लॉस आपकी उस इनकम से क्या कर देंगे अपन? सेट ऑफ। इतना आपका बेनिफिट ओपन कर दिया कि मुझे लग रहा है, क्योंकि यहां एक चीज बता दूं, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन किसका हुआ जल्दी बोलो? एसओपी का। सरकार ने लिमिट फिक्स कर रखी है, ये आपका चाहे लोन का इंटरेस्ट जितना मर्जी हो, पर हम मैक्सिमम लिमिट कितना देंगे? 2 लाख। मैक्सिमम कितना? 2 लाख, वो भी 2 घरों का। और एलओपी वाले में सरकार ने फटे चक दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी इंटरेस्ट लिया, जैसे मैं कह रहा था 13 लाख, चाहे 15 लाख लिया, 2 करोड़ का लोन ले लो, 2 करोड़ का लोन ले लो, इस शोरूम पे मिल जाएगा, 12% ब्याज आ जाओ, 24 लाख रुपए इंटरेस्ट। और इनकम कौन सी होनी चाहिए? लेट आउट, सेल्फ नहीं, लेट आउट। सेल्फ के ऊपर सरकार ने कुछ क्या लगाई हुई है पाबंदियां, कि इतना घर के लिए लोन है तो मैक्सिमम इतनी ही रिडक्शन देंगे, ये नहीं कि जितना मर्जी लिया। हाँ, लेट आउट पे अगर इनकम जितनी मर्जी है तो खर्चे भी जितनी मर्जी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो याद करने का तरीका, एसओपी में पहले तो कभी इनकम होगी नहीं, अगर हुई तो हमेशा क्या होगा? लॉस। बोल देना, एसओपी में वैसे तो कभी इनकम होगी नहीं, अगर हुआ तो क्या होगा? जल्दी बोलो। लॉस। लॉस का कारण क्या होगा? एक वर्ड है, इंटरेस्ट ऑन लोन। यार ये पेपर में टीचर तक हिल जाएगा आपका, ये तो बड़ा करक्स निकाल के बैठा टीचर का, भाई क्या भाई कहां से पढ़कर है, किसको सीधा पता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार अब एसओपी का टैक्स निकालना है, आपको क्या निकालना है, खाली तो है, अब तुझे कैसे पता है? कॉमन सेंस है, एसओपी होते खाली है, जैसो में जहां से क्या आएगा? वह चक्कर लॉस आएगा, मतलब क्यों? इंटरेस्ट लोन है, इसके ऊपर पॉइंट ही नहीं है। एलओपी में इट्स मे बी प्रॉफिट, में भी लॉस, वो सॉल्व करके पता चलेगा, पर कैसे? याद कीजिए, हायर लोअर हायर बोल के देखिएगा, म्युनिसिपल और फेयर कौन सा आएगा? हायर। उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड, देन वी सेलेक्ट कौन सा? लोअर, देन वी कंपेयर विद द एक्चुअल, कौन सा आएगा? हायर। दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेबल नहीं, पेड। पेड होने चाहिए, हाँ पेड मतलब चाहे पिछले साल की कर दो, चाहे अगले 5 साल की पे कर दो, पेड होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा? एनएवी। एनएवी का 30% आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन विदाउट एनी लिमिट। और आगे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि कितनी लिमिट है, नहीं है, क्या है, सब लिखा हुआ है। नहीं चाहिए जर्नली आप एक सिंगल सिंगल लाइन में आपको वो होमवर्क दे रहा हूँ, पहले 4 पॉइंट पढ़िए, अपना अपना मन में पढ़ लीजिए, डाउट है मुझसे पूछिए, फटाफट फटाफट रीड कर लीजिए। कोई लगे डाउट तो मुझे बताइएगा, वरना मुझे लगता नहीं कोई है, सिंगल सिंगल प्लेन रीडिंग का पॉइंट है, देख लीजिए। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू एज पर म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड है, टाइम पास। फेयर रेंट का मतलब होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी का सेम लोकेलिटी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था 10 सेक्टर में, अब आपको पता होगा सेक्टर वाइज भी रेंट का फर्क है। मैं 10 सेक्टर की मार्केट में, अब यहाँ पे आगे जब पूछा कि हाँ जी इंस्टीट्यूट खोलने, अगले का रेट तभी बढ़ गया, कारण कि उसने देखा यहाँ पहले ही क्या है इंस्टीट्यूट। आप 12 सेक्टर में चले जाइए, 6 सेक्टर में चले जाइए, 8 में चले जाओ, खाली है, जितना मर्जी जाकर बैठ जाओ, 25-25 हजार रुपए में ये फ्लोर मिल जाएगी आपको, पर वहां जाता कोई नहीं, वहां जाता कोई नहीं। 15 सेक्टर आपको पता है नॉन मेडिकल का है, तो वहां सब नॉन मेडिकल में, वहां जाकर पहुंची, मैंने इंस्टीट्यूट खोलना है, आ जाओ करिए, तो आ जाओ, इतना रेंट है। मैं क्या यार रेंट देख के ही बढ़ गया यार, जबकि इतना रेंट तो है नहीं। वो आम टेलर टूलर बैठे हैं, साले बड़े सस्ते बैठे हैं, उनको पता डेड है, जो बिल्डिंग है डेड है। 8 में पूरा खाली पड़ा, 8 शोरूम में आ जाओ, ठीक है, 9 तो चलो फिर भी बन गया, काफी मेन महंगा हो गया, 8 खाली पड़ा है, 6 आपको वो खाली मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे शोरूम, पर ये 10 और 15 नहीं मिलेगा। क्यों? एजुकेशन इंस्टीट्यूट मोस्टली कहाँ पे है? 10 और 15, यानी मार्केट बन गई प्रॉपर एक वो चीज है। गोपाल वाला ब्लॉक देखा होगा आपने, 8 में सारा खाली है, ऊपर तो सारी खाली पड़ा है उनका, जितना मर्जी ले लीजिए, 2-2 3-3 शोरूम ले लीजिए, पर क्या करेंगे? वहां चलते ही,
वहां मोस्टली कौन जा सकते हैं, कोई मार्ट्स जा सकते हैं, कोई होलसेल मार्ट जा सकते हैं, कोई कंपनी आ सकती है, वहां पे अपने वाला काम नहीं चलेगा। तो इस कारण से स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। हमें नहीं दिमाग लगाना व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्ट, कौन होगा, हमें दिया होगा, नहीं दिया होगा स्किप कर देंगे, सिंपल बात। हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रेंट, हमें नहीं मतलब है। अगला पॉइंट तो लिखा हुआ है दैट कैन बी लीगली रिकवर्ड बाय ओनर। दिमाग लगाइए, अगर स्टैंडर्ड की बात चल रही है तो पक्का एक कम ही होता होगा सरकारी रेट। अब सरकारी रेट पे चले तो इस बिल्डिंग का रेट भी कम है, मार्केट वैल्यू पे आ जाएगी, मगर आपको 2-3 करोड़ का फर्क निकला है। सरकारी रेट पे वैल्यू कराओगे तो वो चलते हैं गज वाइज, पर एरिया वाइज। अब तो यहाँ पे नीचे बूथ बन रहे हैं, हमें देखे होंगे, नई कंस्ट्रक्शन चल रही है नीचे। अब ये सरकारी रेट्स की बड़ी बिक रहे हैं, तो सरकार का हरियाणा भाई मजे आ गए, सरकार भी रेट बड़े हाईवी ले रही है। 1.25 करोड़ रुपए, 1,25,00,000 रुपए जगह जगह के लिए है सरकार ने, बनाने का खर्चा आपका। अगला उसको बेसमेंट बनाएगा, पर पावर देते हैं वही नीचे बना लीजिए, ग्राउंड हो गया और फर्स्ट हो गया, जैसे हमने मनचंदा का बना हुआ है। अगला डबल करते करके, फिर भी देखा जाए छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट थोड़ी भाई साहब, 1.25 करोड़ की 2 दुकानें ली हमने, 2 दुकानें छोटी छोटी, 2.5 करोड़ तो ये हो गया। बनाना भी है, नाना करते करोड़ ऊपर लगा देगा, नाना करते हुए भाई इसका आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत महंगी और सस्ती तो है ही नहीं, उसको मेंटेन करने के लिए 3-3.5 में तो ये पड़ गया, तो 4.5-5 का तो ये। अब आने वाले टाइम में ये भी 6 का हो जाएगा, इसको देखते देखते अगर ये इतना महंगा हो गया तो ये शोरूम देखते देखते और महंगे हो जाएंगे। तो सारा कारण ये है। तो रेट लीगली रेंट है, इससे इतना तो रिकवर कर ही सकते हैं आप, कम तो फिर मर्जी आपकी है। ठीक, नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल, एक्चुअल में सरकार ने थोड़ा मजा लिया, जितना रेंट आ गया, जितना रेंट आ जाएगा, याद आया एक्रूड अकाउंट्स का, रिसीवेबल अभी कमा लिया, जैसे दिया नहीं पर आ जाएगा, माइनस अगर कोई बैड डेट्स ऑफ रेंट है, अगर कोई रेंट ना आया देन हम आपको माइनस भी करेंगे, तक का नहीं करेंगे आपके साथ, तो माइनस भी अलाउड है। ये थोड़ा यार, आपका घर देख लिया कि आप रेंट पे, ये ओनर को पूछा कि आप ये रेंट पे देते हो, मैं हाँ देता हूँ जी, अब कोरोना में रेंट ही नहीं आए, अब रेंट नहीं आए तो उसने बैड डेट्स क्लेम करे, अनरियलाइज्ड रेंट तो माइनस करा गया, तो जेन्युइन चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्सेस पढ़िए क्या लेता है जल्दी, रिकवर्ड बाय म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, और क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत, डिपेंड आप रहते कहाँ पे। इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स नाम है। इट इज अलाउड ऑन अंडरलाइन करो पेमेंट बेसिस, पेड अलाउड है, एओएस का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग नॉट अलाउड। पूरा लॉ इतना प्यारा बनाया हुआ है, जो आज से नहीं 4-5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ सीए वालों को, एक क्वेश्चन बाहर नहीं होता, सिर्फ ये 4 पेज पढ़ के, और पढ़ने को बुक पढ़ी जाओ, बुक से वो क्वेश्चन बैंक करेंगे, हमने इलस्ट्रेशंस करिए, अनसॉल्व करिए, कोई कंसेप्ट बाहर नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अलाउड ओनली इफ पेड बाय ऑनर, बता दिया, यही था। लास्ट पॉइंट, इफ म्युनिसिपल टैक्सेस आर गिवन एज, क्या दिया जल्दी बोलो, परसेंटेज बेसिस, बोल दिया म्युनिसिपल टैक्स 10%, तो आप मुझे दिमाग लगा बताइएगा किसका 10% करेंगे आप, म्युनिसिपल वैल्यू का, अगर ऊपर दी हुई वो दी होगी पक्का क्वेश्चन में, मान लो म्युनिसिपल वैल्यू दी है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% इज 20,000 पढ़िएगा, देन इट शुड बी कैलकुलेट ऑन किस पे, म्युनिसिपल वैल्यू। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, फटाफट करिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब तो सारा जनरल लॉ है, पढ़ते जाइएगा, बस आ जाइए, पढ़ अभी पहला पॉइंट दृष्टि बना ए पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन याद आ गया, डिडक्शन मिलेगी और तीनों में मिलेगी, एसओपी में, एलओपी में और किसमें, डीएलओपी में। इंटरेस्ट ऑन लोन को किसी ने नहीं रोका, पर आगे सुनना, इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, पर्पस क्या होना चाहिए लोन का, हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज, यहाँ ठीक कर लीजिए, यहाँ पर्पस नहीं है, यहाँ वर्ड, यहाँ दूसरा वर्ड, यहाँ वर्ड परचेज है, यहाँ वर्ड परचेज है, वो सेम रिपीट हो गया वहां पे, यहाँ वर्ड परचेज है। लोन क्यों लिया है, परचेज के लिए, घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए सरकार ने, सरकार कहती तुम लोन लो यार क्या दिक्कत। अब आजकल रिपेयर और रेनोवेशन भी कौन सा छोटी मोटी रहेगी सर, आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तो बहुत पैसे लगते हैं आपके, घर का चेंज हो रहा है। लोन में भी टेकन फ्रॉम कहां से, दायरा देखो कितना बड़ा किया, वैसे ये मैं गलती करके आया था अपने सीए फाइनल के पेपर में, ये पॉइंट मुझसे गलत हुआ था, गलत क्यों हुआ था, मैं थोड़ा ज्यादा सोच गया, बताता हूँ किस पे सोच गया। लोन किससे लो, चाहे बैंक से लो, चाहे एफआई से लो, एफआई समझते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे किसी ट्रस्ट से लो, चाहे किसी फ्रेंड से लो, चाहे किसी, वहां लिखा हुआ था लोन फ्रॉम फ्रेंड, मैं जा सोच गया, मैं फ्रेंड से तो प्लानिंग हो सकती है, एज अ प्रैक्टिकल केस स्टडी जा सोच गया, जबकि बुक्स ने अलाउड किया हुआ है। मैं फ्रेंड से दिखा देंगे बाय चेक, पर बाय चेक दिखाना पड़ेगा, जैसे परव से मैंने दिखा दिया कि परव तो मुझे बाय चेक 5 लाख की एंट्री दिखा दे कि मैंने, परव ने मुझे 5 लाख का क्या दिया, लोन दिया, रेट भी तय हो गया, 12% डन हो गया, मैं इसको 5 लाख कैसे मोड़ दूंगा, कैश में, डन हो गया, हमारे बीच एंट्री खत्म। इसने मुझे बाय चेक 5 लाख दिए, मैंने इसको कैश 5 लाख दे दिए, एंट्री खत्म। पर किताबों में क्या चल रहा है कि मैंने 5 लाख का लोन लिया हुआ, किससे, परव से, मेरे अनसिक्योर्ड लोन में खड़ा है, अब मैं उस पर क्या पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट, जबकि कुछ नहीं पे कर रहे हम लोग, जबकि कुछ नहीं पे कर रहे, 5 लाख का 12% हर साल का कितना इंटरेस्ट घुमा रहे हैं हम लोग, 60,000,
वो इसकी इनकम में घूम रहा है, वही बात आ गई, मैं इसको फिर चेक देता हूँ 60,000 का, चेक दूंगा ना इंटरेस्ट का, ये मुझे क्या दे देगा, कैश। मतलब एंट्री घुमाने वाली बात। जैसे कोई बच्चा मेरे पास आए 18,000 20,000 फीस है, 20,000 चेक दे दे, चेक दे दे, मैं उसको कैश दे दूं, एंट्री घुमानी है, कि मेरे अकाउंट में एंट्री आ जाएगी 18,000, कैश की एंट्री कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये एंट्री चलती है 2 नंबर में, कि कोई एंट्री आ जाए बाय चेक लेके, बाय कैश उसको मोड़ देते हैं और तेरे अकाउंट में आ जाएगी। अब ये मुझे जब बाय चेक पेमेंट करेगा साहिल गोयल के नाम से अपने अकाउंट से, कि मैंने साहिल गोयल को 5 लाख का क्या दिया लोन, इसके अकाउंट से पैसे कटेंगे, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो क्या शो करे जाएंगे कि मैं तो अभी दिखाऊंगा। अगर कैश में लोन लूंगा तो कैसे, मैं ज्यादा सोच गया, ये फ्रेंड से तो प्लानिंग हो जाएगी, और सोचना ठीक था, बट गवर्नमेंट कहती हमें कोई मतलब नहीं, अलाउड है। अगर आप फ्रेंड से, फैमिली से, दोस्त मित्र से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से, जिससे भी लोन लेंगे, उस पर जो भी इंटरेस्ट, बट कंडीशन इज दैट इंटरेस्ट कैश में नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी प्रूडेंस है कि देखो सर लिखा तो कहीं है नहीं, तो आप दिमाग लगाइए, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। मेरे केस में नहीं कहना कि आपको फीस कैश में दिया, मैं कर दूंगा, तो पर्ची आपको देता हूं मैं तभी, ठीक है ना, कि हाँ पर्ची दिया, रिकॉर्ड है, तो आपको कैश में दिया है। और जिन्होंने गूगल पे करा तो बिल्कुल नहीं मुकर सकता, सारी फोटो ले आएंगे, मगर इतना बड़ा पोस्टर ले आएंगे, देखो ये होगा, तो वहां कैसे मुकरेंगे बताइए। कोई एंट्री बैंक में आ जाए तो वहां कई बार बच्चों को, तो मैं क्या स्लिप ले लो, और कोई चक्कर नहीं सर, मैं क्या बड़े दिलेर है साले, दिलेर अपने पास है, सारा कुछ गूगल पे में रिकॉर्ड है। अब तक की सीए वालों की फीस होती है 80 90 90,000 और 10,000 पे करते हैं जी हर मंथली। मैं क्या कोई बीच में एंट्री मिस हो जाए, या हमारे एंड पे हो जाती है, कई बार मैंने रिकॉर्ड कर ली, या ऑनलाइन आ गई, मैं स्लिप नहीं काटनी भूल गया, हो जाता है माइंड में, उनके पास रिकॉर्ड में है। या मुझे कहेंगे सर ऐसे करो, गूगल पे यूज करते हो, मैं हाँ जी करता हूँ, खोलो वहां मेरा नाम टाइप करो, मैं कहा टाइप कर लिया, ये देखो गिनो कितनी पेमेंट आई है, मैं कहा हाँ वो बात तो ठीक है तेरी, हम बैलेंस निकाल के बैठे हैं, तो रिकॉर्ड्स हैं। आपको प्रमोट नहीं करना, आप गूगल पे करो, आप कैश ही करा करो, ठीक है ना। चलो मेरे पास रिसीट्स बढ़ती जा रही है, पहला अकाउंट चलता नहीं था, वो अकाउंट चलने लग गया, कोरोना में ज्यादा हो गया ये, कोरोना में लोगों ने जो शुरू कर दिया सिस्टम पेटीएम गूगल पे वाला। पहले मोस्टली फीसेस हमारे पास क्या आती थी, कैश में, बैंक चलते नहीं था हमारा, वो कैश में अपना खर्चे तो फिर बैठ देते हैं, जो भी करने वाले काम होते हैं। अब सारा किसमें आता है, बैंक में। फिर आप भी क्या यूज करने लग गए, बैंक। अब मेरे कई टीचर्स हैं जहां मेरे टाई अप्स हैं, वहां पेमेंट आती है 2-2 लाख की, 3-3 लाख की पेमेंट आती है, वो कहते हैं मेरे अकाउंट में दिया करो, साहिल के अकाउंट में दिया करो। कारण क्यों, वो मान लो ए सर है, धीरे सर, उनको देंगे 2 लाख, फिर धीरे सर मुझे 1 लाख देंगे, दोनों की एंट्री घूम रही है, उसके अकाउंट में 2 लाख की एंट्री होगी, मेरे अकाउंट में भी होगी, वो डायरेक्ट कहते हैं साहिल सर के अकाउंट में एंट्री कर दो। जब मैंने किसी को पेमेंट देनी होती है, मतलब मुस्कान की पेमेंट देनी है, देनी नहीं वैसे, हाँ बाहर जाके रोक ले सर, बात हुई थी रिकॉर्डिंग, पेमेंट देनी है, अब पर अपनी पेमेंट मुझे देनी है, मैं क्या काम कर भाई, नंबर नोट कर गूगल पे का, अपने नाम पे तू करेगा, तो मुझे देगा, मैं एंट्री को घुमाऊंगा, फायदा नहीं। अब गूगल पे का नंबर तुझे दे दिया, उसको एंट्री करवा दी। 10 कल किसी बंदे को लाख रुपए देने थे, मैं क्या मुझे देने की बजाय तू मुझे देगा, मैं आगे ट्रांसफर करूंगा, आप डायरेक्ट उसी बंदे को ट्रांसफर कर दे जिसके नाम पे मैंने पेमेंट देनी है। तो नंबर नोट करो जी, उसको फोन कर दिया, भाई तुझे 1 लाख रुपए करा रहा हूँ, किससे आ रहा है तुझे कोई मतलब नहीं, तो ना नोट कर, एंट्री क्लियर कर लेना पे, वो एंट्री घुमाने का, वरना तू मेरे जमा कराएगा, एक्चुअली बैंक में मेरी रिसीट्स बढ़ जाएंगी। और जब मैं रिटर्न भरता हूँ, मेरी इनकम होती है जी 50% बेसिस, जिस रिटर्न में मैं सेक्शन में भरता हूँ कि जितनी रिसीट्स उसका 50% डीम्ड, क्या मानेगी सरकार, प्रिजम्पटिव वर्ड बोलते हैं, टीचिंग में पढ़ाऊंगा, इनकम आती है। जैसे बिजनेसमैन का सुना होगा 8% सुना, बिजनेसमैन का, जितनी बिजनेसमैन टर्नओवर दिखाता है 2 करोड़ 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ का 8% प्रिजम्पटिव क्या मान लिया जाएगा, एनपी, बिना किसी खर्चे खुर्चे के, गोली मारो खर्चे। वो तब होता है अगर आपने ऑडिट नहीं करवाना, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, तो फ्लैट जितनी सेल उसका 8% क्या दिखा दो, एनपी, फिर भी दिक्कत है। 1.5 करोड़ का 8% 12 लाख रुपए, 12 लाख पे टैक्स बन जाएगा। फर्म है तो 30%, फर्म है तो 30%, 12 लाख का 30%, 3,60,000 प्लस 4% सेस, मोटा मोटी 4 लाख में निपटेंगे। तो वहां लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऑडिट ही कराएंगे, ऑडिट करवा के खर्चे खुर्चे डाल के प्रॉफिट डाउन किया जाएगा। इस अकॉर्डिंग से नेक्स्ट पढ़ेगा, इंटरेस्ट इज अलाउड, अंडरलाइन करो जल्दी। इंटरेस्ट किस पे अलाउड है, ड्यू बेसिस। यहां सरकार ने देखो आपकी और बात सुनी, इंटरेस्ट ड्यू पे भी अलाउड है। ड्यू मतलब चाहे पे ना किया हो तब भी अलाउड है, पेड अलाउड है, और क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। बता सकते हैं एग्जांपल, वैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, पेनल्टी इंटरेस्ट। अगर आपकी कोई किस्त बैंक से टूट जाती है, या आप पेमेंट ना कर पाए ऑन द ड्यू डेट, तो बैंक आपके ऊपर क्या लगाता है, पेनल्टी ऑफ इंटरेस्ट। जैसे बिजली बोर्ड की एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे इस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट याद नहीं होगा। आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने दिनों में आपने बिल पे करना है, आई थिंक सो 15 डेज में भी, शायद 12 दिन या 10 दिन होते हैं, या 15 दिन होते हैं। बिल है मेरा 10,000 का, अगर मैंने 15 दिन के अंदर पे ना करा तो 10% क्या लगेगा, इंटरेस्ट। अब 10,000 का बिल था, 10% कितना लग गया, 1,000 रुपए। तो खर्चा तो हो गया,
क्या प्रॉफिट एंड लॉस में, थोड़ा नॉलेज के लिए बात पूछ रहा हूँ, एज अ फाइनल पढ़ना पढ़ रहे हैं +1 से, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 बुक होगा खर्चा या 11 बुक होगा? सोचिएगा कितना बुक होना चाहिए। एग्जांपल एक और दूंगा, वो मजा आएगा। 10, बिकॉज 1000 जो आपने पे करा, ड्यू टू क्यों पे करा? आपने पेनल्टी, वो आपकी गलती थी। जिस एग्जांपल देता हूँ, मोस्टली आप रास्ते में जा रहे थे, वैसे चलान ना होना चाहिए, अगर ट्रैफिक रूल लाइट क्रॉस कर दी, फलाना हो गया, बैटरी लगाई, चलान हो गया, आप कहते हैं कितने पैसे हैं, बस ना मार, सिंपल बहुत तंग करिए यार, है ना, 1000 पेज पकड़ दफा। आप भी एक्टर की तरह, कारण क्यों? अपने को पता था कि P&L में खर्चा बुक कर लेंगे, क्या ये अलाउड होगा? इन्होंने मुनीम को आगे काउंटर को कहा, मैं क्या कल गया था यार 11 के चौक में, और चलान हो गया, लिख दिया P&L में, टू रेड क्रॉस, क्या ऐसा होगा? होगा ऐसा? नहीं, बिकॉज दिस इज अ ब्रीच ऑफ लॉ। आप पढ़ते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दिस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच ऑफ लॉ है। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। बताइए मुझे क्या होगा? P&L में खर्चा बुक कर देंगे, 2 लॉस हो गया, 2 सीट बेल्ट नहीं लगाई, फिर क्या हो गया? 10,000 खर्चा बुक कर दो, 30% का टैक्स का बेनिफिट लेंगे। इतना दिमाग नहीं लगाना आप लोगों ने। सरकार कहती ब्रीच ऑफ लॉ कहीं पे भी अलाउड नहीं है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्यों लगा? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मगर सर मैं लेट हो गया था, गलती तेरी है। गलती का बेनिफिट इनकम टैक्स नहीं देगा, हाँ जहां अलाउड है वहां आपको दे देगा। तो लास्ट पढ़िएगा, अगर LOP DLOP है, लास्ट करेंगे इसको, तो नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी ब्याज ले आओ। टोटल इंटरेस्ट INT लिखा हुआ है, टोटल इंटरेस्ट अलाउड, याद रखिएगा। LOP DLOP में कभी नहीं पूछूंगा कि कितना लोन है, कितना ब्याज है, जितना मर्जी ब्याज लिया, सारा अलाउड है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्वेश्चन लॉस में आ जाएगा। वी आर एग्री फॉर इट, आप बैठे हैं उसके लिए। अगर SOP है, अप टू कितने घरों तक याद है? 2 घरों तक। याद करना, नॉर्मल केस में कितना मिलेगा बर्फ? 30,000 रुपया। बच्चा कहता है ये क्या चीज है नॉर्मल केस? कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं पुराना घर। पुराना घर क्या, सरकार ने बड़ा पुराने लिमिट ली हुई है, डेट देखना, वो डर जाएंगे सुन के, चाहे आपके जन्म से पहले की है नहीं, अच्छा वही है, जन्म से पहले है, ठीक है। 1499 1999 99, अगर उस दिन या उस दिन के बाद का लोन है, लोन लिया सब, घर बनाने की बात नहीं हो रही, लोन लिया उस दिन 1/4/99 या उस दिन के बाद, मतलब आज का केस, तब कुछ अलग केस है, तब मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैं भी ऐसे लिख कर रहा हूं 2 लाख। अगर लोन उससे पुराना है तो सिंपल लिख लीजिए, इफ लोन अप टू, कब लिया है? 31 मार्च कब तक? 99 तक, ये बोल सकते हैं। चाहे उस दिन लिया है 31 मार्च को भी, 1/4 को लेंगे तो इसमें आ जाएंगे। 1/4/99 से पहले ऑनर बिफोर लिया होगा तो इस केस में तो मैक्सिमम लिमिट दृष्टि कितनी मिलेगी? 30,000। कि उसने ऐसे क्यों कहा? तब लोगों की लिमिट्स भी क्या थी लोन लेने की? मुझे बताइए, आज के टाइम पे आप फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके घर वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चल लोन लेना है 20 लाख, 30 लाख, दिमाग में आती है पिक्चर, या कार लेनी है 12 लाख की, तो चलो 8 लाख लोन। मैं नहीं मानता 99 के टाइम पे या आपके घर वालों की ये सोच हो कि लोन लेते हैं जी 30 लाख, मैं नहीं मानता। तब तो 30 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी सर, बहुत हैवी अमाउंट थी। तब सरकार ने उसको लिमिट दी बहुत छोटी। तो अगर सोचेंगे ना, देखो लॉ को ना पढ़ने का अलग अलग वे है, हर टीचर का पढ़ाने का अपना वे, मेरा अपना वे है। अगर मैं कहूँ जी क्रैमिंग कर लो, फिर तो नोट दे दिए पढ़ लो, जो तो हो गया काम, पर मजा नहीं किया जी टेक्स्ट पढ़ क्यों नहीं, 30,000 क्यों बोला, दिमाग लगा, सारे 99 की बातें कर रहा हूँ, 1999। आपके घर वालों से कभी पूछना, वो आज भी क्या बात कर रहे थे, कर मैं कोई बात चल रही, पानी कोई मक्खन की टिक्की आती है अमूल क्या कर रहे थे 50 वाली बात चल रही, मैं कितनी हो गई? 50 की होगी। कहते ले पापा, कहते मैं 2 रुपये लेता, उनको आज भी रेट याद नहीं। पेट्रोल का रेट पूछ लेना कभी, आज 97 समथिंग है, उन्होंने पेट्रोल का रेट सुनाते हैं, मैं कहता हूँ हम तो स्कूटर से ना उतरे, अगर ऐसा टाइम हमारा आ जाए, वही सो जाएगा रिचार्ज को वहीं पे। जैसे अपनी फोन जैसे फ्री कर दिए, अब फोन काट रहे क्यों है, फोन होल्ड पे रहेगा, कारण क्यों? पैसे दे दिए सरकार को, कंपनी को पैसे दे दिए, फोन चलता रह रहा है, चाहे 2 घंटे की ब्रेक है, होल्ड पे है, चलने दे, कारण क्यों? पैसे दे दिए फ्री। वहां रेट बता रहे हैं जी 1 रुपए, कहते 1.5 रुपए लीटर, तो मैं लेकर आया हूँ 1.5 रुपए लीटर, 1.5 लीटर, आज 97 समथिंग है, सुन के बुखार चढ़ता है, 80 गुना के करीब रेट हो गए, 70 टाइम्स रेट हो गए। तो ये चीजें, तो उसके सरकार ने उस टाइम पे 30,000 बड़ा जेन्युइन सोचा होगा। सर लोग लेते भी क्या थे, लाख रुपए लोन, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हार्डली, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या थे 6%, लोन लेता ही नहीं था कोई। ये तो आज का ट्रेंड हो गया, नई यूथ का ट्रेंड हो गया कि मरना करना नहीं है, लोन लेके खा खूजो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। पुराने लोग थे, अगर आप देखेंगे, वो लोन के नाम से ऐसे भागते, तुम्हारी है कोई, किसी अपने घर वालों को आज भी कह देना, कोई जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पापा फिर क्या हो गया 50 लाख का, तेरा दिमाग खराब है, मिनट में कह देंगे, हैं क्या कह दिया मैंने, सारे लोग कर्जा क्यों लेना है। वो ऐसे लोग थे कि लोन तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं, 99 में तो मतलब ही नहीं कि लोन लेना ही क्यों है, जैसे बैठे हैं ठीक है। आज के टाइम पे होता है कि चलो मेरे पास कार नहीं है, लोन लेके कार ले लेते हैं,
किस्तें निकालते रहेंगे, आपकी सैलरीज हो गई, आप लोग ऐसे एम्प्लॉयड हो गए। पहले जैसे लोग थे कमाने वाला एक और रहने वाले घर में 10 15 12 12 मेंबर, 8 8 मेंबर, 6 6 मेंबर, तो नहीं सर्वाइवल। तो लोन भी क्या लेगा, हार्डली कभी कोई बैंक चला गया 1 लाख 1.25 लाख। और तब की बात में तो एकदम मशहूर नहीं होता आपका केस, वो हर्षद मेहता वाला स्कैम, साला उस जमाने में वो 500 करोड़ की बातें कर रहे, दिमाग लगाइए, तो जिगरा ही है बंदे का सर। आज के टाइम लोग 12 हजार करोड़ का घोटाला करें तो हजम भी होती है बात। 2022 चल रहा है सर, 30 साल की बातें होगी, 2022 चल रहा है। वो उस जमाने में बंदे का लेवल सोचो क्या होता होगा, जो जिगरा रख रहा है 500 करोड़ एंट्री घुमाने का। हिम्मत ही है जी, आम बंदे की हिम्मत ही नहीं। ये कहता हूँ जी हिम्मत दिखा, 500 करोड़ टेंशन हो दिमाग पे, टेंशन की वैसे ही बनना चाहे 500 करोड़ लेके ऐसे घूम रहा है लेक्सिस में, भी चक्कर ही नहीं है, टेंशन ही नहीं कि 500 करोड़ ये दे देंगे, फिर क्या हो गया, 14 दिन है दे देंगे। उसका भाई कह रहा है पैसे देने, दे देंगे, 3 दिन पड़े। हाँ तो 500 करोड़ देना, 500 रुपए भी मतलब बहुत बड़ी बातें हैं उस टाइम पे, तू 500 करोड़ देना एसबीआई का। तो वो चीजें वही थी उसके, तभी उसके लिए सेबी आई, अगर आपको पता हो उसके लिए सेबी क्यों आई, 1992 में सेबी का गठन किया गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि इनको सालों को रेगुलेट करो, पता ही नहीं चलता ये पैसे लेके कहां से आ रहे हैं। आ जाते हैं जैसे आप नीचे दुकानदार के पास जाइए, ये 2 लाख का ये सामान दे दो, अगला भी दे रहा है, यही नहीं पूछ रहे ये कौन है, 2 लाख लाया कहां से, मंगरेजी बंदे को मार के लेके आया हो, चोरी करके लेकर आया हो, पूछो तो सही भाई कौन है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कैश लेके घूम रहा है 2 लाख रुपए, कोई पूछता ही नहीं। तो ये रेगुलेट करना जरूरी हो गया। इनकम टैक्स में आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, रिटर्न ऑफ चैप्टर थ्योरी है, हर बंदे की इंफॉर्मेशन देना, जिससे आप वन टाइम में 2.5 लाख से ऊपर की क्या करेंगे परचेज, तो जीएसटी में उसकी अलग से क्या जाती है इंफॉर्मेशन। तो यार 2.5 लाख छोटी अमाउंट है, तो हर बंदे को कवर किया गया। तो इसके लिए क्या था, लोन टेकन हो फॉर परचेज, और किसके लिए जल्दी बोलो, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होनी चाहिए विद इन कितने साल, जल्दी बोलेगा 5 साल, वैसे हो जाती है यार, कंप्लीट बोल रहा हूँ, घर बन जाएगा, ऐसा कौन सा महल बन रहा है 5 साल हो गए बन ही रहा, जब 5 साल तक तो बन ही जाएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ लिमिट कितनी है, जल्दी बोलो 2 लाख मैक्सिमम। और बच्चा गलती कर देता है, 2 लाख एक घर की नहीं है, हाँ ये हो जाता है दिमाग में कि स्किप हो जाता है, अलग कहता है शायद 2 लाख एक घर की लिमिट है, नहीं दो, अब लोन लो ना लो, मैक्सिमम फॉर 2 हाउसेस, तो यार रखिएगा, ऊपर लिखा भी हुआ था अप टू 2 हाउसेस। बोलिए सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे